हेलो स्टूडेंट। जैसे कि हम MPADPO के लिए एक्ट्स कंप्लीट कर रहे थे, तो ये हमारा 4th नंबर का एक्ट है। और अब जैसे MPADPO के एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, तो अब रेगुलर मैं ये लेक्चर्स डालती रहूँगी और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना के, जिससे कि आपको पढ़ना और बाद में जैसे हम रिवाइज़ करते हैं उस टाइम आपको ईजी पड़ेगा। और मोस्टली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा एक्ट है और बहुत जल्दी हम इसे कंप्लीट कर देंगे, मतलब थोड़े टाइम में ही हम इसे सम अप कर देंगे, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और वो काफ़ी शॉर्ट हैं। मतलब सारी चीज़ें कवर भी हैं, कुछ छोटा भी नहीं है और इजी भी हैं। मतलब लर्न करने में नंबरिंग दे रखी है, क्योंकि ये वाला एक्ट है ना, पढ़ने में तो इजी है, कुछ नहीं है उसमें, बट उसमें है ना जैसे डेफिनेशन वगैरह है तो नंबरिंग है उसमें। तो हो सकता है हमसे MCQ में कोई भी वर्ड्स लाके पूछ लें कि ये दिया है कि नहीं दिया हुआ। जैसे गोला बारूद में पूछ लें कि भाई रॉकेट है ये उसमें कि नहीं है, बम है कि नहीं है, ग्रेनेड, गोला। तो इनमें से हम जैसे रीड कर लेते हैं, लेकिन हमसे है ना छूट जाता है कि यार कितने वर्ड्स थे। ठीक है, तो जब हम नंबरिंग दे देते हैं तो हमको याद रहता है कि यार उस डेफिनेशन में ना इतने वर्ड्स थे, उसमें ना 5 पॉइंट थे और फर्स्ट वाले पॉइंट में इतने वर्ड्स थे, सेकंड में इतने थे, ऐसे करके उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एक्ट का नाम क्या है। तो ये है आयुध अधिनियम 1959 का एक्ट है, जिसे बोलते हैं आर्म्स एक्ट 1959। ठीक है, कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। मोस्टली तो यहीं से बनते हैं MCQ, क्योंकि जैसे ADPO एग्ज़ाम जो होता है उसमें MP में मेंस नहीं होता है ना, प्री बस होता है। तो कहीं ना कहीं हमको ना बहुत माइनर चीज़ों पे भी बराबर फोकस करना पड़ेगा। हमारे पास सब्जेक्ट ज़्यादा है, हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, हर चीज़ कितनी छोटी छोटी चीज़ें याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट हम अगर उसको इस तरीके से पढ़ेंगे ना, तो बार बार पढ़ने से, रिवाइज़ करने से हर छोटी से छोटी चीज़ हमें याद रहेगी हर एक्ट की। ठीक है, तो आप कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका है ना, जो इसमें मैंने बनाया हुआ है ना, ये बेसिक्स उसकी अलग लिख ली, मतलब निकाल कर, जिससे कि हम है ना जैसे ही उसे रिवाइज़ करने जाएं तो सबसे पहले नज़र हमारी इन्हीं चीज़ों पे पड़े। ओके, इस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है तो 54 है। सेक्शन इसमें कितने हैं तो 46 सेक्शन है। चैप्टर एंड 6 ईयर है ये, तो 10, मतलब गणराज्य बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, ये कब से काउंट होता है तो ये काउंट होता है 1950 से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम से ये काउंट होता है। तो अगर हम उससे काउंट करेंगे 50 से, तो ये 50 भी काउंट होता है उसमें। तो 1 तो ये हो गया है, फिर उसके बाद अगर आप 59 तक करोगे तो 9 वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। जैसे आपको किसी दूसरे एक्ट का आपको ईयर नहीं पता है, गणराज्य नहीं पता है उसका, तो आप 1950 से काउंट करके उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुसूची नहीं है। फिर आ जाता है एनेक्टमेंट। अधिनियमित कब हुआ है तो 23 दिसंबर 1959 को हुआ है, और इन्फोर्समेंट कब हुआ है तो 1 अक्टूबर 1962 को। यहाँ पर यह ध्यान रखिए आप, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ईयर होता है एक्ट का, मतलब 1959 में, तो हमारे माइंड में वही रहता है कि इन्फोर्समेंट के टाइम भी ईयर सेम होगा, लेकिन कभी कभी अलग होता है, तो आप इस पर ध्यान रखना। इनेक्ट हुआ है 1959 में, लेकिन इन्फोर्स हुआ है 1962 में। ठीक है, फिर आता है ये सेंट्रल का लॉ है, मतलब ये लोकल लॉ नहीं है, स्थानीय विधि नहीं है। ठीक है, इसके पहले कौन सा एक्ट था तो सबसे पहले कौन सा एक्ट था तो ये था 1878 का। ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमारे सेक्शन 46 में, 46 के 1 में है ना रिपील बताया हुआ है, और 46 का 2 देखेंगे आप तो उसमें बताया हुआ है कि फर्स्ट एक्ट कौन सा था। ठीक है, तो वो था 1878, और यही रिपील हुआ है 1959 से। ठीक है, जिसका नाम था इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, जिसका एक्ट नंबर था 11। फिर आता पर्पस देख लेते हैं, इस एक्ट को बनाने के पीछे लेजिस्लेचर का क्या पर्पस रहा था। तो इसमें आ जाता है कि आयुध और गोला बारूद। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि कौन से वर्ड्स दिए हैं। हमारी जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, इसका पर्पस है, उद्देश्य है, क्या बोला है, आयुध और गोला बारूद से संबंधित जो विधि है उसको समेकन करने और संशोधन करने। ठीक है, समेकन और संशोधन करने।
परिभाषित शब्द इसमें नहीं दिया है, ये डिफाइन नहीं करता है। ओके, ये क्या करता है, समेकन करता है और संशोधन करता है। समेकन मतलब इससे संबंधित, मतलब आर्म्स से रिलेटेड जितने भी लॉ एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में उन सबको कंसोलिडेट करता है, मतलब अपने अंदर समेकित करता है इस एक्ट को। ये एक्ट बाकी सभी एक्ट को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, और अमेंड करता है, ठीक है। जहाँ समेकन वर्ड आ जाता है जिस भी एक्ट में, उसका मतलब रहता है वो संपूर्ण विधि है, मतलब कि उसे दूसरी विधियों पर डिपेंड नहीं है, उसे दूसरी विधियों की ज़रूरत नहीं रहती, वो अपने आप में संपूर्ण विधि होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है कि कौन कौन से वर्ड्स के बारे में बोला है, तो आयुध और गोला बारूद। बाय चांस अगर अग्नि युद्ध भी इसमें दे देते हैं तो भी हमें उसको भी लगाना है। क्यों? क्योंकि जो आयुध है ये बहुत वाइड टर्म है, ये अपने, जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे 2 के सी में, तो हम इसमें देखेंगे अग्नायुद्ध हैं, जो फायर आर्म्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, मतलब अंडरस्टूड है। आयुध मतलब अग्नायुद्ध भी इसमें है। ओके, तो आयुध और गोला बारूद आ जाएगा, बस 2 वर्ड ये, इनसे रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनको कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है, लेकिन डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। फिर आता है चैप्टर रेंज, देख लेते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर है प्रारंभिक, जिसमें 1 से लेकर 2 तक सेक्शन दिए हुए हैं। फिर चैप्टर सेकंड है जो आर्म्स और एम्यूनेशन के बारे में बात करता है, मतलब आयुध और गोला बारूद के बारे में क्या करता है, उसके बारे में, उसके एक्विजिशन से, पोजीशन से, मैन्युफैक्चर करने से, सेल करने से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ट्रांसफ़र, ठीक है, जो 3 से लेके 12 तक है। फिर लाइसेंस के बारे में 13 से 18 तक पूरी प्रोसीजर इसमें बताई है कि आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो आप किसको एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद क्या उसमें ग्रांट कर दिया जाएगा लाइसेंस, डिनाई कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा तो क्या क्या ग्राउंड्स रहेंगे, बाद में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि नहीं कि आप अपील कर सकते हैं, ये सब कुछ। ओके, फिर चैप्टर 4 दिया है जिसमें शक्तियाँ और प्रक्रिया दी है 19 से लेके 24 बी तक। फिर चैप्टर 5 है जिसमें ऑफेंस और पेनल्टीज दी हुई हैं, ठीक है, 25 से लेके 33 तक है। फिर आ जाता प्रकीर्ण, मिसलेनियस जो पार्ट दिया हुआ है चैप्टर 6 है, जो 34 से लेके 46 तक है। टोटल इसमें कितने चैप्टर हैं, तो टोटल इसमें 6 चैप्टर हैं। फिर आता है सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। आप जब भी कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो आप उसमें पहले देखो कि जो सेक्शन है उसका सेक्शन नंबर क्या है, उसमें कितने सब सेक्शन है, अगर कोई एक्सप्लेनेशन है तो किसके बारे में है, ये सब कुछ। ओके, प्रोवाइज हुए तो कितने प्रोवाइज हुए हैं, तो वो किस सब सेक्शन में दिए हैं। आप जब इतनी बारीकी से पढ़ना, आपकी एक बार हैबिट बन जाएगी ना, तो बहुत ईजिली आप, मतलब जो MCQ होते हैं कभी आपका गलत होगा ही नहीं। हमें इवन प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हम मोटी मोटी गाइड्स वगैरह लगाते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस व्यू से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि कौन सा, अगर जैसे मैंने लिखा सेक्शन फर्स्ट, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने सबसेक्शन है, तो 3 सबसेक्शन है, तीनों अलग अलग बात करते हैं। सबसेक्शन फर्स्ट क्या बात करता है, इस आयुध का संक्षिप्त नाम के बारे में, शॉर्ट टाइटल, तो इसमें आ जाएगा आयुध अधिनियम 1959 है। सेकेंड सबसेक्शन किसके बारे में बात करता है, तो एक्सटेंट के बारे में, ठीक है, विस्तार इसका, तो ये संपूर्ण भारत पर है। फिर सबसेक्शन 3 ये कमेंसमेंट के बारे में बात करता है, तो 1962 में ये कमेंस हुआ है, प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पढ़ लिया। इसके बाद में जब भी मुझे ध्यान रहेगा ना, तो आप जिस तरीके से पढ़ते हो वो आपके माइंड में रहती हैं चीज़ें, तो आप जब इसको रिकॉल करोगे ना तो ऐसे ही करोगे सबसेक्शन वाइज, ठीक है। नहीं तो हम जनरली क्या बोल देते हैं, शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है और कमेंसमेंट है, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि सबसेक्शन फर्स्ट में ये है, सेकेंड में ये है, थर्ड में ये है, ऐसे करके, ठीक है। फिलहाल ये तो रटा हुआ सेक्शन है क्योंकि हर एक एक्ट में सेम होता है, बट बाकी सब में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आता है, हम इसी के साथ पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ पर लागू नहीं होता है, किस पर लागू नहीं होता है आर्म्स एक्ट, ठीक है। तो ये सेक्शन 45 में दिया हुआ है कि किस पे लागू नहीं होता है, तो आ जाएगा ये जो आर्मी वाले होते हैं, ठीक है, उनके जो आर्म्स और एम्यूनिशन, मतलब आयुध और गोला बारूद, वो समुद्रगामी जलयान, वायुयान के फलक पर और जलयान या वायुयान के मामूली आयुध या उपस्कर का भाग है।
ये जो आर्म्स और एम्यूनिशन जो है हमारे आयुध और गोला बारूद वो कहाँ पर लगे हुए हैं, जो समुद्रगामी जलयान मतलब कि जो हमारी नेवी होती है, ठीक है, वो जिनसे वो जिनका यूज़ करते हैं आने जाने उसमें उनका जो भी मतलब जहाँ भी वो आर्म्स रखते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी वो आर्म्स बनाते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें रखा हुआ है, लगा हुआ है, वायुयान में लगा हुआ है या फिर इनसे जलयान या वायुयान के मामूली आयुध या उपस्कर का भाग है, मतलब किसी भी तरीके से वो इसका पार्ट है, तो इस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसे सिर्फ एक वर्ड से याद कर लो कि आर्मी पे। ठीक है, फिर सेकंड आ जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना जो ऑर्डर्स देगी कि भाई इस पर लागू नहीं होगा, है ना, वो मतलब कि एग्जैम्प्ट कर देगी जिनको उस पर लागू नहीं होगा। फिर उसके बाद आ जाता है कि सबसेक्शन थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, तो ये पब्लिक सर्वेंट अगर ड्यूटी में कोई आर्म्स एम्यूनिशन का यूज़ करता है तो उस पर लागू नहीं होगा। फिर आ जाता है फोर्थ नंबर पे कि जो एनसीसी एक्ट है 1948 का, राष्ट्रीय कैडेट कोर एक्ट 1948 का, या फिर प्रादेशिक सेना अधिनियम है, या बल जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किए गए हैं, या अन्य बल जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे इन ऑफिशियल गजट में। ठीक है, तो ये जो एक्ट हैं इनके अंतर्गत जो ऑफिसर्स हैं, सदस्य हैं या फिर भर्ती किए गए हैं, नियोजित किए गए हैं जो व्यक्ति, वो ड्यूटी पे हैं और क्या करते हैं, वो आयुध और गोला बारूद आर्म्स एम्यूनिशन का क्या करते हैं, एक्विजिशन अर्जन करते हैं, कब्जा रखते हैं, अंतरण करते हैं, विनिर्माण करते हैं, उनका मरम्मत करते हैं, ठीक है, रिपेयर करते हैं, सेल करते हैं, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैरी करते हैं, वहन करते हैं अपने साथ रख के। तब इतनी जो भी चीज़ें करते हैं उन पे लागू नहीं होगा क्योंकि वो इन एक्ट के अंदर कवर हो रहे हैं। ओके, तो हमें कैसे याद रखेंगे, जब आप सेक्शन फर्स्ट पढ़ोगे उसी के साथ आप क्या पढ़ लोगे, सब सेक्शन सेकेंड सेक्शन 45 भी पढ़ लोगे और 45 के चारों पॉइंट्स भी पढ़ लोगे। आर्मी पे नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स देगी, एग्जैम्प्ट करेगी जिनको, उन पे नहीं होगा, पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी पे है अगर वो यूज़ कर रहा है तो उस पर नहीं होगा, और कुछ लॉज हैं उनके अंदर उनके मेंबर ऑफिसर्स हैं या फिर कोई नियोजित पर्सन है अगर वो इन सब का यूज़ करता है तो लेके कैरी करता है तो उन पे लागू नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है 5 नंबर का पॉइंट इसी के में 45 में ही है। 45 में आ जाएगा अप्रचलित प्रकार का, मतलब कि जो हमारा आर्म्स है वो कैसा है, अप्रचलित है, मतलब पहले चलता था लेकिन अब नहीं चलता, बहुत पुराना हो गया है। ये पौरातनिक मूल्य का है, मतलब पुराना है, वो पहले यूज़ करते थे जैसे राजा महाराजा लोग यूज़ करते थे लेकिन प्रेजेंट में वो यूज़ करने लायक नहीं है, या फिर बेमरम्मत शस्त्र है, पहले का है, और अगर आप उसको मरम्मत भी करवा लो तो भी उसका यूज़ एज अ आर्म्स के तौर पे होगा ही नहीं, वो आज प्रेजेंट में नहीं होगा, वो पहले ही होता था। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि पुरानी चीज़ें भी रखते हैं या फिर जैसे रखे हुए हैं आपके पास हैं, आपके जो वीडियो से चली आ रही हैं चीज़ें आपके पास रखी हुई हैं, तो ये सब कुछ तो उस पर लागू नहीं होगा ये। फिर आता है माइनर पार्ट्स ऑफ फायर आर्म्स, जो अग्नायुध है उसके बहुत छोटा सा पार्ट है जो यूज़ ही नहीं आ सकता, वो आप आर्म्स की तरह आप यूज़ ही नहीं कर सकते उसको, तो वो आ जाएगा इसमें। तो 45 में टोटल 6 चीज़ें हैं जिन पे ये लागू नहीं होगा। आर्मी याद कर लो पहला, दूसरा आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, तीसरा आ जाएगा पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी, फोर्थ नंबर में कुछ लॉज हैं, और फिफ्थ में आ जाएगा कि वो बहुत पुराना है, और सिक्स नंबर आ जाएगा बहुत माइनर पार्ट्स हैं। ठीक है, वो भी किसके, फायर आर्म्स के। गलत लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुकना।
चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कहाँ पर थे अपन? सेक्शन 45 पढ़ लिया था, इस पर लागू नहीं होता है। हाँ, और मैं क्या बता रही थी कि स्पेलिंग गलत है। फिर इसके साथ सेक्शन 46 देख लेते हैं, जो ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये 46 में रिपील बताया हुआ कि कौन सा एक्ट रिपील्ड हुआ है। तो ये 1878 का है, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, जो कि फर्स्ट लॉ है, ठीक है, जिसका एक्ट नंबर था 11। फिर आता है डेफिनीशंस देख लेते हैं। सेक्शन 2 है, जिसमें टोटल कितनी डेफिनीशन दी है? टोटल 12 डेफिनीशन दी हैं इसमें, और इसमें सबसेक्शन वाइज है, मतलब कि 3 सबसेक्शन है टोटल। 3 है या 4 है? 3 ही है जहाँ तक मुझे याद है, 4 है। टोटल सबसेक्शन 4 है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन साथ लिखा हुआ है, ठीक है, निर्वचन भी लिखा हुआ है परिभाषा के साथ साथ। सबसेक्शन फर्स्ट में डेफिनेशन दी हुई है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि हमको याद कैसे करनी है, फिर आगे जाके हम इसको देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आर्म्स और एम्यूनिशन, आयुध और गोला बारूद से याद कर लो आप। तो 2 के बी में दिया हुआ है गोला बारूद, 2 के सी में आयुध है, 2 के ई में अग्नायुध है, और एच में आ जाता है प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन, मतलब कि प्रतिषिद्ध गोला बारूद, और 2 के जे में है जाता है प्रोहिबिटेड आर्म्स, मतलब कि प्रतिषिद्ध आयुध। प्रतिषेध नहीं, प्रतिषिद्ध है। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रतिषिद्ध। फिर अथॉरिटीज़ आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो अथॉरिटीज़ में आ जाएगा 2 के डी में डीएम दिया हुआ है, ठीक है। 2 के एफ में आ जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, 2 के डबल एफ में ये 2019 में ऐड हुआ है, ठीक है। डबल एफ में मजिस्ट्रेट आ जाता है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से लिया जाएगा इसका मीनिंग, और 2 के जे में पब्लिक सर्वेंट दिया हुआ है। फिर आ जाता है अदर डेफिनीशन में आ जाएगा, के में ट्रांसफ़र दिया हुआ है, ई ए में लाइसेंस दिया हुआ है, और जी में विहित दिया हुआ है। ये हमारी सारी डेफिनीशन हो गई, हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद सबसेक्शन 2 में नाल की लंबाई के बारे में बताया हुआ है कि नाल की लंबाई को हम कैसे समझेंगे। तो जहाँ से आप फायर करते हो, वहाँ से लेके जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से जो लंबाई है वो नाल की लंबाई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है कि भाई वहाँ पर ऐसे क्षेत्र पे, ऐसे एरिया में जहाँ की ये वाला लॉ लागू नहीं होता है, तो वहाँ पर जो इन्फोर्सिंग लॉ होगा, तत्समय प्रवृत्त जो विधि होगी, उससे हम इसका मीनिंग लेंगे। फिर उसके बाद सबसेक्शन 4 आ जाता है, जिसमें ऑफेंस दिया हुआ है ऑफिसर्स और अथॉरिटीज़, ठीक है। तो वो कौन सी होंगी? जहाँ कहीं भी इसमें नहीं स्पेसिफाइड है, ठीक है, तो वहाँ पर वो होंगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, ठीक है। तो आप ऐसे एक एक वर्ड से याद रख सकते हैं उनको। फिर आता है 2 के ए में अर्जन, एक्यूजेशन जो दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट इसका मीनिंग नहीं दिया, मतलब इसमें अभिप्रेत नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अंतर्गत लिखा हुआ है, ठीक है, मीनिंग नहीं है, इंक्लूड्स बताया हुआ है। तो क्या क्या आ जाता है इसमें? 3 चीज़ें हैं। पहले आता है कि अर्जन का मतलब होता है कि भाड़े पर लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ओनरशिप आपके पास हो, स्वामित्व आपके पास हो, आपके पोजीशन में वो चीज़ आ जाती है, आप किसी भी तरीके से अक्वायर कर रहे हो उसे, ठीक है। तो हम इसमें मान लेंगे कि वो अर्जन है, उसमें भाड़े पर ले रहे हो, उधार ले रहे हो, या दान पे ले रहे हो, आ तो आपके पास ही रही है ना, ठीक है, भले ओनरशिप नहीं आ रही है तो क्या हुआ।
ठीक है, तो आप ये 3 चीज़ें याद रखोगे कि अगर आप उसको भाड़े पर लेते हो, उधार लेते हो या फिर दान पर ले रहे हो तो अर्जन कर रहे हो। मतलब जहाँ कहीं भी इस एक्ट में अर्जन वर्ड आएगा तो आप इन तीनों में से कुछ भी कर रहे हो तो ये भी माना जाएगा कि वो चीज़ आपके पास है, आपने ली है। ठीक है, फिर आ जाता है कि गोला बारूद के डेफिनेशन, ये दी हुई है 2 के बी में। गोला बारूद एम्यूनिशन, और इसी के साथ आप देख लेना 2 का एच जिसमें दिया हुआ है प्रतिषिद्ध गोला बारूद। ठीक है, प्रतिषिद्ध गोला बारूद दिया हुआ है, इसका मीनिंग भी है और इसमें क्या क्या इंक्लूड है ये भी दिया हुआ है। ठीक है, मीनिंग में आ जाएगा कि अग्नि युद्ध के लिए गोला बारूद, अग्नि युद्ध के लिए गोला बारूद आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, मतलब जो आपके फायर आर्म्स हैं उनके लिए गोला बारूद, मतलब विदाउट उसके तो अग्नि युद्ध चलेगा ही नहीं जब तक कि गोला बारूद नहीं होगी। तो गोला बारूद किसके लिए है? अग्नि युद्ध के लिए। और ये वैसे भी यूज़ होती है, किसी आर्म्स के उसमें आप नहीं करो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे बम वगैरह होते हैं वो तो विदाउट आर्म्स के ही चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि इंक्लूड क्या क्या है। तो इसमें आ जाएगा टोटल इसमें कितने पॉइंट दिए हैं, तो 7 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, और सब में फिर वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे हमने नंबरिंग करी हुई है जो हमें याद रहेगा जब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे या बाद में जैसे हम रिकॉल करते हैं तो हमें याद रहेगा कि पहले पॉइंट में कितने वर्ड्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें आ जाता है रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला और अन्य शस्त्र भी इसमें आएंगे। सेकंड आ जाता है टारपीडो और अन्य समुद्री सुरंग बिछाने वाली वस्तुएं आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता तीसरा पॉइंट दिया हुआ है विस्फोटक, स्फूर्जनकारी चीज़ें आ जाएंगी, विखंडनीय सामग्री आ जाएगी, अपायकर द्रव आ जाएगा, गैस आ जाएगी और अन्य चीज़ें आ जाएंगी। फिर चौथे पॉइंट में दिया हुआ है कि जो अग्नायुध हैं, फायर आर्म्स हैं, उनके लिए भरण, उनको और भरण के लिए उपसाधन, मतलब मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फिर 6 में आ जाता पार्ट्स आ जाएंगे, मैन्युफैक्चर करने वाली मशीनरी आ जाएगी इसमें। फिर 5th में आ जाएगा पतीले या घर्षण नलिकाएँ हैं। और 7 वाले पॉइंट में आ जाता है कि जो आर्म्स हैं उनके पार्ट्स भी इसमें आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई करे वो चीज़ें भी इसमें आएंगी। ठीक है, फिर 2 का सी दिया हुआ है, आर्म्स आयुध को डिफाइन करा हुआ है। और इसी के साथ आप आई देख लेना जो कि प्रोहिबिटेड आर्म्स के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैसे इसको समझेंगे तो देख लेंगे कि आर्टिकल्स, वस्तुएं जो हैं जो कि एज अ वेपन यूज़ होती हैं, मतलब कि हथियार की तरह यूज़ किया जाता है उन्हें, और वो किस काम के लिए होती हैं? ऑफेंस करने के लिए या फिर डिफेंस करने के लिए, मतलब कि आक्रमण करने के लिए या हमला करने के लिए और प्रतिरक्षा करने के लिए। तो ये दोनों वेपन्स मतलब सिर्फ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ही नहीं रखे जाते हैं, खुद की सुरक्षा के लिए भी रखे जाते हैं। तो इसमें है ना दोनों चीज़ें हैं, हम आगे देखेंगे कहीं ना कहीं जाके मतलब अलाउड भी किया है, एग्जाम्प्ट किया हुआ है कि भाई वो ऑफेंस की तरह कंसिडर नहीं होगा, आप मैक्सिमम 2 आर्म्स रख सकते हैं अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। और भी चीज़ें बताई जैसे फसल वगैरह है उसके लिए रख सकते हो आप, है ना, हंटिंग के लिए रख सकते हो ऐसा। तो जो आर्म्स हैं वो आर्टिकल, जो वस्तुएं हैं वो वेपन्स की तरह वेपन्स है, एज अ वेपन्स यूज़ होती हैं और ऑफेंस और डिफेंस के लिए यूज़ आती हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है तो आ जाएगा फायर आर्म्स इंक्लूड आ जाएंगे, मतलब अग्नायुद्ध जो हम ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ 2 के ई में दिया हुआ है। और शार्प चीज़ें, नुकीली जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, डेडली वेपन्स इसमें आ जाएंगे, और इनके पार्ट्स जो आर्म्स हैं उनके पार्ट्स और उनकी मशीनरी इसमें आ जाएंगी, मशीनें भी इसमें आ जाएंगी। फिर आता है क्या इंक्लूड नहीं है, तो डोमेस्टिक चीज़ें हैं जो घर पे डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम मतलब काम में लेते हैं, जैसे कि चाकू वगैरह हैं सब्जी काटने के लिए, है ना, वो और भी चीज़ें हैं तो वो इसमें नहीं आएंगी। एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ले रहे हो आप, या फिर टॉयज़ हैं, खिलौने के लिए आप जो बच्चे खेलते हैं ना, जो आती हैं नकली बंदूकें वगैरह आती हैं वो आ जाएंगी, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए आप हाथी वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं
फावड़ा, है ना, कुल्हाड़ी, ये सब आप लेते हो तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो हमें क्या देखना, पहली बात तो हमने देखा कि इसका होता क्या है, ठीक है, पहले देखिए होता क्या है, फिर इसमें क्या इंक्लूड है और फिर क्या इंक्लूड नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है अथॉरिटीज़, जो हमने ऑलरेडी पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी रेंज में पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो 2 के डी में पहले हमें दिया हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हम किसका क्या मीनिंग होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, तो जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ठीक है, या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त, उस एरिया का, उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र के उसमें बोला जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उसी क्षेत्र का पुलिस आयुक्त या फिर पुलिस उपायुक्त, ठीक है। उसके बाद ये दोनों याद रखना, सिंपल, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात हो तो वो समझ लेना कि वो इनको रेफर कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता था 2F में, 2F में आ जाता है लाइसेंस अथॉरिटी, ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी में कौन कौन आएंगे, तो ऑफिसर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटीज़ आएगी जो कि एम्पावर्ड है, ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी इसके अंदर आएगी, ठीक है। तो हम पहले क्या आ जाएगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ऑफिसर्स आ जाएंगे, जो अथॉरिटी एम्पावर्ड है वो आ जाएगी, और तीसरा आ जाएगा गवर्नमेंट भी आ जाएगी, जो क्या करते हैं, ग्रांट करते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लाइसेंस को ग्रांट करते हैं, और जिनके पास राइट होता है ग्रांट करने का, ठीक है। फिर आ जाता है 2F में, जो कि 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये ऐड किया गया 2F, जिसमें मजिस्ट्रेट आ जाएगा। तो मजिस्ट्रेट वर्ड से आ जाएगा ओनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। हम BNSS में क्या पढ़ते हैं, मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों, बट यहाँ पर है ना एक्सप्रेसली लिखा गया है कि सिर्फ कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ 2 के डी में था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और 2 के डबल F में है ओनली मजिस्ट्रेट। 2 के जी में पब्लिक सर्वेंट दिया हुआ है, जो BNS में कहाँ डिफाइन है, तो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 28 में। फिर आता है 2 का K दिया हुआ है ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र में क्या क्या आ जाएगा, तो आप है ना क्या करते हो, ट्रांसफ़र में रेंट से देते हो, लेते हो, हायर करते हो लोगों को, या फिर जो लैंड है, ठीक है, लैंड को ट्रांसफ़र करते हो, गिफ्ट देते हो, पोजीशन देते हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें ट्रांसफ़र में आ जाएंगी। फिर 2019 में ये भी ऐड हुआ है 2 का E ठीक है। तो E में क्या पड़ा है, E में आता है फायर आर्म्स, और 2 के E में आ जाता है लाइसेंस। तो लाइसेंस कौन सा होगा, तो इस एक्ट में जो लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा, इस एक्ट में जो रूल्स बनाए उनके अकॉर्डिंग ग्रांट किया जाएगा वो, और उसके साथ आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब कि जो अनुज्ञप्ति है, लाइसेंस है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दिया जा रहा है तो भी इसके अंदर वो वैलिड लाइसेंस माना जाएगा, ठीक है। फिर आता है फायर आर्म्स। आपको क्या क्या अच्छे से याद रखना है, 2 का B, ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है, एम्यूनिशन। 2 का C, जिसमें क्या है, आर्म्स, और 2 का E, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं भूलना है, फायर आर्म्स। अग्नायुद्ध, क्योंकि ये पूरा एक्ट कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, मतलब जो कुछ भी है इनकी जिस्ट यही है ना। तो अग्नायुद्ध, अग्नायुद्ध फायर आर्म्स। तो मीनिंग पढ़ लेते हैं, मीनिंग और इंक्लूड दोनों दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो मीनिंग में आ जाएगा कि ये विस्फोटक और अन्य प्रकार की ऊर्जा की क्रियाओं के किसी भी प्रकार के प्रक्षेप को चलाने के लिए उनको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है कि वो एक स्पेसिफिक वर्णन का शस्त्र बन रहा है, ठीक है, और वो शस्त्र की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक। तो क्या क्या आ जाता है इसमें, एक विस्फोटक है ये, है ना, विस्फोट होता है इसका यूज़ करने से, और इस पर अन्य प्रकार की कोई भी ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा से क्रिया होती है, मतलब कि आपको अगर कोई भी एक्टिविटी करना है, कोई भी एक्ट करना है, तो उसमें है ना ऊर्जा लगेगी, ठीक है। तो विस्फोटक और ऊर्जा दोनों मिलके क्या करते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि एक ये शस्त्र के रूप में काम आता है, ओके। मतलब इसमें गोला बारूद भरी जाती है, गोला बारूद की हेल्प से एक ये शस्त्र की तरह हम इसे काम में ले सकते हैं। इसमें क्या इंक्लूड्स हैं, ठीक है। तो आ जाएगा इसमें टोटल कितने पॉइंट दिए हैं, तो
4 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। पहले में आ जाता है तोपें हैं, हथगोले हैं, राइट पिस्तौल मतलब दंगा पिस्तौल जो है वो, अपायकर द्रव आ जाएगा, गैस, अन्य चीज़ें छोड़ने के लिए जो शस्त्र बनाए जाते हैं वो इसमें इंक्लूड है। फिर उसके बाद 2 में दिया हुआ है कि जो फायर आर्म्स हैं उनको चलाने में जो आवाज़ होती है, चमक होती है, उसको कम करने के जो उपसाधन है, साधन है, वो भी इसी में आ जाएंगे। फिर इसका 3rd पॉइंट दिया हुआ है कि जो फायर आर्म्स हैं और फायर आर्म्स के पार्ट्स और मशीनरी, ठीक है, तो जो मशीनरी है ना वो भी इसी में आ जाएगी और उनके पार्ट्स। तो हम जहाँ कहीं भी ये पढ़ रहे हैं ना इंक्लूड्स, जैसे हमने गोला बारूद में पढ़ा, हमने उसमें आयुध में पढ़ा और अग्नायुद्ध में भी, तो इनके पार्ट्स और इनकी मशीनरी, ठीक है, मशीनें भी इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है तो ये देख लेना आप। फिर उसके बाद 4 नंबर का आ जाता है गाड़ियाँ, मंच या साधित्र, ठीक है, जो किसके लिए हैं, ये गोला बारूद को लाने ले जाने के लिए, चढ़ाने के लिए, परिवहन करने के लिए, काम में लाने के लिए हम इनका यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी इसी में कंसिडर होगी अग्नायुद्ध के रूप में, ठीक है। मतलब आप अगर फायर आर्म्स रखते हो या फिर इन चीज़ों को भी रखते हो तो भी यही माना जाएगा कि आपके पास फायर आर्म्स मिला हुआ है, ठीक है, आपकी लाइबिलिटी बनेगी। उसके बाद फिर 2 का H और J हम साथ में देख लेते हैं। H में दिया हुआ है प्रतिषिद्ध गोला बारूद, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आयुध, ठीक। तो कौन कौन से हैं जो कि प्रतिषेध, मतलब ये तो किसी के पास कोई रख ही नहीं सकता है, जैसे हम सेक्शन 9 में देखेंगे वहाँ पर बोला है कि स्ट्रिक्टली मना है, इनको तो आप रख ही नहीं सकते, इनका यूज़ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो आ जाएगा अपायकर द्रव, गैस या फिर अन्य चीज़ें हैं, ठीक है, अन्य चीज़ें हैं जो कि इस तरीके से डिज़ाइन है, यूज़ करती हैं, जो कि एम्यूनेशन मतलब गोला बारूद की तरह यूज़ होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन में आएंगी। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है तो वो आ जाएगा, तो रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, अस्त्र, टारपीडो, या फिर अंडर लैंड के अंदर जो सुरंग बनाने उसके जो टूल्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो भी इसी के अंदर नहीं आएंगी। और 6 नंबर में आ जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई करे वो वाली वस्तुएं इसके अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। तो पहले मीनिंग देखा हमने, फिर क्या इंक्लूड है वो देखा। तो आप जो भी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखना कि उसमें हिंदी में अभिप्रेत लिखा हुआ है तो है मीनिंग, ठीक है, तो आप मीनिंग को अलग कर दिया। फिर अंतर्गत आता है तो अंतर्गत को अलग साइड से, मतलब कि आप उसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप अलग से नहीं लिखते हैं तो वहीं आप 2 पार्ट में उसको आप ब्रैकेट में डालेंगे और फिर पढ़ेंगे, जिससे कि और अच्छी क्लियरिटी बनी रहती है और हमें पता रहता है कहीं ना कहीं कि अगर MCQ के मतलब हमें आंसर कैसे करना है, अगर उससे रिलेटेड MCQ आया है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है तो। फिर आता है प्रतिषेध आयुध, 2 के J में दिया हुआ है ना, इसी के साथ आप साथ में पढ़ लेना, मैंने भले अलग अलग रख दिया है। ये एम्यूनेशन का 2B पढ़ लेना इसी के साथ, और इसका रेड विथ 2 का C पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है मीनिंग में आ जाएगा फायर आर्म्स में क्या क्या आएगा, घोड़े पर दबाव बना रहे तो वो कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है, और मैग्नीज अस्त्र छूटते रहेंगे, किसी भी वर्णन के शस्त्र वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, यूज़ में किए गए हैं कि वो अपायकर द्रव, गैस और अन्य चीज़ें छोड़ने के लिए काम आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये जो फायर आर्म्स है उससे रिलेटेड जो भी टूल्स है ना, जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें, जैसे बारूद भर के आप यूज़ कर रहे हो उसे, तो जब तक आप उस पर दबाव बना रहेगा, आप दबाव उस पर बनाए रहेंगे, ठीक है, तब तक वो चीज़ वो उसमें से निकलता जाएगा। जैसे कि जो मिसाइल वगैरह हम देखते हैं, ठीक है, कुछ तो ऑटोमेटिक होती हैं लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि ह्यूमन का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो जब तक दबाव बना रहेगा, जब तक आप उस पर ऊर्जा लगाते रहेंगे वो कंटिन्यू चलते रहेगी। या फिर कुछ ऐसे मैग्नीज अस्त्र होते हैं जिसमें जितने अस्त्र आप डाल दिए हैं, मतलब आपने भर दिया है, तो वो जब तक खाली नहीं हो जाएंगे ना तब तक चलते रहेंगे, छूटते रहेंगे। जैसे हम देखते हैं ना
उसमें मिसाइल वगैरह अभी लास्ट टाइम ही हमने देखा था जब पाकिस्तान से चल रहा था, तो उस टाइम कुछ ऐसी मिसाइल्स वगैरह होती हैं जो मतलब इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं कि उसमें भर दिया जाता है कि जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी वो ऑटोमेटिक छूटती रहती हैं, ठीक है, निकलती रहती हैं उससे। तो वो इस पे आ जाएगा, है ना। फिर आ जाता है कि किसी प्रकार का ऐसा शस्त्र है कि जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो उसमें ये सब आ जाएँ, अपायकर द्रव भरा हुआ है, ऐसी कोई गैस भरी हुई है ना, और या फिर अन्य चीज़ें छोड़ने के पर्पज़ से बनाया गया है। क्या क्या इंक्लूड है इसमें, तो आ जाएगा तोपें, वायुदान भेदी, टैंक, अग्नायुद्ध, और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे क्या कि ऐसे आर्म्स क्या होंगे, प्रोहिबिटेड आर्म्स होंगे। ओके, अब पढ़ते हैं हम चैप्टर सेकंड। पहले इसका है ना बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड में दिया हुआ है आर्म्स और एम्यूनिशन के बारे में बोला है, जो कि 3 से लेके 12 तक दिया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अर्जन और कब्जा, मतलब कि कौन कौन से सेक्शन में ये 2 वर्ड मिलेंगे आपको। ओके, तो सेक्शन 3 में बोला है कि फायर आर्म्स और आर्म्स जो हैं अग्नायुद्ध और आयुद्ध, ठीक है, उनके अर्जन और पोजीशन से है। फिर आता है सेक्शन 4 में आ जाता है कि जो स्पेसिफिक मतलब कि अलग वर्णन के, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, वैसे वर्णन के जो आर्म्स हैं उनको आप अर्जन नहीं कर सकते, कब्जा नहीं रख सकते हो, है ना। 7 में प्रोहिबिटेड आर्म्स और एम्यूनिशन दिया हुआ है जिसका आप अर्जन और कब्जा नहीं रख सकते। सेक्शन 9 में ऐसे फायर आर्म्स के बारे में बताया हुआ है जो आप ना पोजीशन कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो और अर्जन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि अर्जन और कब्जा कौन कौन से सेक्शन में है, तो 3, 4, 7 और 9, ठीक है। फिर आता है विनिर्माण और विक्रय, मतलब मैन्युफैक्चर और सेल, ये कौन कौन से सेक्शन में है, तो ये डायरेक्ट सेक्शन है इसका, सेक्शन 5। आर्म्स और एम्यूनिशन के बारे में बात करता है। 7 भी इसमें ले लिया हमने क्योंकि विनिर्माण और सेल के बारे में बात करता है 7, और अर्जन के बारे में और पोजीशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो प्रोहिबिटेड आर्म्स और एम्यूनिशन का आप विनिर्माण और विक्रय करते हैं। फिर आता है आयात निर्यात, जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, जैसे कि अर्जन, कब्जा, विनिर्माण, विक्रय, आयात निर्यात और परिवहन, ये सभी जो वर्ड्स हैं ना, ये सेक्शन 3 इन सब के बारे में बात करता है, ठीक है। ये हेडिंग ही है एक्चुअली सेक्शन 3 की। आयात निर्यात में आ जाएगा, सेक्शन 10 में आ जाएगा कि जो आर्म्स हैं उनका आयात निर्यात। सेक्शन 11 में आ जाएगा आर्म्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिट करेगी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 12 में दिया हुआ है परिवहन, ठीक। ये ना सेक्शन 3 है, कट गया थोड़ा। सेक्शन 3 के बारे में ये फायर आर्म्स और आर्म्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या क्या है, अर्जन, एक्यूजिशन, पोजीशन और कैरी करने के लिए ये मना करता है। तो सेक्शन 3 में आ जाएंगे। टोटल कितने सब सेक्शन दिए हैं, तो इसमें टोटल 4 सब सेक्शन दिए हैं। सब सेक्शन पहला क्या बात करता है कि जो हमारे आर्म्स और एम्यूनिशन है, ठीक है, फायर आर्म्स और एम्यूनिशन, गोला बारूद आ जाएगा इसमें और अग्नायुद्ध आ जाएंगे, उनका एक्यूजेशन, पोजीशन और कैरी करने के लिए आपको लाइसेंस मैंडेटरी है ना, लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, तभी आप उनको अर्जन कर सकते हैं, कब्जे में रख सकते हैं और वहन कर सकते हैं, उन्हें लेके चल सकते हैं। लेकिन इसका प्रोवाइडेड क्या बोलता है कि धारक, है ना, जिसके पास लाइसेंस है, लाइसेंस होल्डर जिसके पास फायर आर्म्स और आर्म्स हैं, वो अगर रिटर्न अथॉरिटी देता है, लिखित प्राधिकार दे सकता है, किसको, किसी भी पर्सन को जिसके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है। किस पर्पज़ के लिए, जो आर्म्स और एम्यूनिशन उसके पास है ना, फायर आर्म्स और एम्यूनिशन, उसकी मरम्मत कराने के लिए, ठीक है, मरम्मत कराने के लिए, नवीकरण कराने के लिए, उपयोग करने के लिए, ठीक है। तो
पहले तो वो रिटर्न अथॉरिटी दे दें या फिर उसकी प्रेजेंस में करवा सकता है। तो मतलब जो पर्सन करवा रहा है, जो उसको होल्ड करके रख रहा है, ये काम करने के लिए ले जा रहा है, उसके पास लाइसेंस नहीं है ये काम करवाने का भी, इवन उसको कैरी करने का भी। लेकिन अगर धारक जो लाइसेंस होल्डर है वो रिटर्न अथॉरिटी दे देता है, लिखित प्राधिकार देता है, या उसकी प्रेजेंस में, मतलब वो बैठा है कि भाई तुम करा लो, जैसे कि ओनर है, उसका सर्वेंट है तो उसको करवा रहा है, तो सर्वेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी सबसेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एज अ एक्सेप्शन की तरह। फिर आता है सबसेक्शन सेकंड, इसमें बोला है कि आप मैक्सिमम 2 फायर आर्म्स रख सकते हो, उनका अर्जन कर सकते हो, है ना, कैरी कर सकते हो, पोजीशन में रख सकते हो। और ये कब से आया है 2 का, तो 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ है ना, उससे आया। उससे पहले था कि आप 3 रख सकते हो, लेकिन अब आप सिर्फ 2 रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि जो ये अमेंडमेंट आया है आपका 2019 का, उससे पहले आपके पास मान लो 3 थे, 2 से ज़्यादा थे, मतलब क्योंकि पहले तो 3 ही रख सकते थे, और भी ज़्यादा थे। तो आप उन्हें, जब ये अपना अमेंडमेंट प्रारंभ हुआ है जब से, उसके 1 साल के भीतर भीतर आपके पास जो एक्स्ट्रा हैं, मतलब 2 से ज़्यादा हैं, उनको आप जमा करा दो। किसको जमा कराना है, तो नियरेस्ट जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसको करा दो, या फिर 21 का फर्स्ट में जो डीलर है, मतलब जो लाइसेंस है जिसके पास, मतलब व्यवहार बिजनेस करता है वो इसी का, आप उसके पास जमा करा दो। या फिर आप किसके मेंबर हो, आर्मी के मेंबर हो, तो आर्मी की जो यूनिट होती हैं आप वहाँ जाके जमा करा दो। और जैसे 1 साल का टाइम ख़त्म हो गया ना, तो जो आपका लाइसेंस रखने का, पहले तो आपको 3 फायर आर्म्स रखने का तक लाइसेंस मिल गया था, तो जो आपका लाइसेंस था वो रद्द हो जाएगा। मतलब 1 साल ख़त्म हो गया, फिर 90 डेज़ के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर फिर आपके पास वो मिला, जैसे 2 तो रखना आपको लीगली आप रख रहे हो, लेकिन तीसरा उसका लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा फिर, तो जो तीसरा है ना वो इलीगल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस एक्ट के अंदर आपकी लाइबिलिटी बनेगी कि वो आपकी पोजीशन में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है सेकंड, इसमें है ना 2 प्रोवाइजो है, सबसेक्शन 2 में 2 प्रोवाइजो। पहले में तो वही बोल दिया था कि आपके पास 2 से ज़्यादा हैं तो उन्हें जमा करो, और दूसरे में क्या बोल रहे हैं वो, दूसरे में बोल रहा है कि मान लो उत्तराधिकार या विरासत में मिल रहा है, आपके दादा परदादा से आपको मिल रही हैं ये चीज़ें, ठीक है, तब भी 2 से ज़्यादा नहीं होगी, तब भी आपको 2 ही रखना पड़ेंगे। 2 से ज़्यादा हैं आपके पास तो आपको उनको, इन लोगों को आप जमा करा दो, ठीक है। फिर आता है सबसेक्शन 3 एक्सेप्शन की तरह काम करता है सबसेक्शन 3। इसमें बोला है कि जैसे सबसेक्शन 2 में बोला है कि 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते फायर आर्म्स अग्नि युद्ध, लेकिन आप कब रख सकते हो 2 से ज़्यादा, तो जैसे मान लो आप फायर आर्म्स के डीलर ही हो भाई, आपका काम ही है ये, आप बिजनेस ही ये करते हो, तो आप तो रखोगी। राइफल क्लब है, वहाँ पर आप रख सकते हो। राइफल संगम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या है, रिकॉग्नाइज है, या फिर उसको लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है, मान्यता प्राप्त है, या फिर अनुज्ञप्ति उसके पास है। निशाना लगाने के लिए अभ्यास, मतलब जो ट्रेनिंग होते हैं, मतलब ट्रेनिंग वगैरह होती है, वहाँ पर आप 22 बोर की राइफ़ल रख सकते हो, या फिर हवाई राइफ़ल भी हो सकती है, तो वहाँ पर यह लागू नहीं होगा कि 2 से ज़्यादा क्यों है, 2 से ज़्यादा भी आप रख सकते हो। फिर इसका सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर 2 से अधिक फायर आर्म्स हैं, ठीक है, जो सबसेक्शन 2 में बोला कि डिपॉजिट कर दो, जमा कर दो, आपसे जमा करने का बोला है, ठीक है, आप जमा नहीं करते हो तो धारा 21 में उसे इलीगल पोजीशन में कंसिडर होगी। तो वहाँ पर बोलते हैं कि मतलब इलीगल पोजीशन हो जाता है, जैसे आपसे जमा करने का बोला, आपने जमा नहीं किया, है ना, या फिर आपकी लाइसेंस की जो टाइम था वो टाइम ख़त्म हो गया है, या फिर कोई अनलॉफुल पर्पस के लिए आप रख रहे हो, है ना, ये कुछ 4 पॉइंट उसमें दिए हैं, तो उसमें है ना इलीगल हो जाता है पोजीशन, तो जमा नहीं किया तो माना जाएगा कि आपके पास इलीगल पोजीशन है। मतलब 21 का सबसेक्शन 1 से लेके 6 तक जो भी प्रोविज़न दिए हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर लागू हो जाएंगे अगर आप जमा नहीं करोगे तो, ठीक है। ये सेक्शन आपका 3 है, जो अगर आप एक बार इस तरीके से पढ़ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। फिर आ जाता है सेक्शन 4, जिसमें है ना कतिपय दशा में
स्पेसिफिक आर्म्स के बारे में बताया कि आप उसका एक्विजिशन नहीं करेंगे, पोजीशन नहीं रखेंगे। तो सेक्शन 3 में है ना किसके बारे में बात कर रहा था, एम्यूनिशन के बारे में बात कर रहा था और फायर आर्म्स के बारे में, लेकिन उसने आर्म्स का नहीं बोला। ठीक है, जहाँ आर्म्स का बोला गया लेकिन फायर आर्म्स का नहीं बोला, तो हम क्या समझ लेंगे कि फायर आर्म्स तो इंक्लूड ही है, तो मतलब कि अंडरस्टूड है, फायर आर्म्स का भी मना किया है। लेकिन जहाँ फायर आर्म्स का बोला है लेकिन आर्म्स का नहीं बोला, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो आर्म्स भी उसमें इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब है विदाउट लाइसेंस के आप आर्म्स रख सकते हो, आयुध रख सकते हो। ठीक है, लेकिन सेक्शन 4 प्रोहिबिटेड करता है कि स्पेसिफिक टाइप के होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, आप उनको नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये PDF में इशू है, पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से आर्म्स को रखने, आयुध को रखने के लिए मना करेगी, तो इसमें आ जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की राय है कि किसी ऐसे क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि ये लोकहित में है, लोकहित में है कि ऐसे आर्म्स को ऐसे आर्म्स का अर्जन है ना, कब्जा और बहन मतलब कैरी करने के लिए उन्हें रेगुलेट किया जाए, मतलब विनियमित किया जाए कि कब आप रखोगे, अगर रखना है तो किन कंडीशन के साथ रखोगे, है ना, रूल्स रेगुलेशन के अंडर आप रख सकते हो, विदाउट उसके नहीं रख सकते हो। लेकिन सेक्शन 3 से तो हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि हम है ना आर्म्स तो रख सकते हैं, लेकिन सेक्शन 4 बोलता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा बोले तो आप उन कंडीशन के अंदर ही रख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, विदाउट लाइसेंस के नहीं रख सकते आप, लेकिन सेक्शन 3 बोल रहा है कि विदाउट लाइसेंस के आप रख सकते हो। इसमें है ना फायर आर्म्स, देखो इन्होंने हटा दिया। ठीक है, क्योंकि मैं अभी बोल रही थी ये आर्म्स में है ना, फायर आर्म्स अंडरस्टूड है क्योंकि डेफिनेशन में बोला है। अगर उनको हटाना होगा तो वो अलग से मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ करा हुआ कि फायर आर्म्स को हटा दिया जाएगा, उनसे भिन्न जो आर्म्स हैं। ये वही बात है जो अभी बोली है कि लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है आर्म्स को रखने के लिए। फिर है ना सेक्शन 7 देख लेते हैं अपन यहीं पर, क्योंकि हमने कैसे मैंने जैसे बताया था ना स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम कि अर्जन और कब्जे के में कौन कौन, ये दोनों वर्ड कौन कौन से सेक्शन में आ रहा है, तो हम उसी रेंज में पढ़ रहे हैं। 3-4 पढ़ लिया, फिर 7 इसमें क्या साथ में दिया था, प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन। उसका क्या एक्यूजेशन का है और मैन्युफैक्चर का है, पोजीशन का है, सेल का है। ठीक है, तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल अथॉरिटी ना दी जाए, है ना, तो यहाँ पर लाइसेंस की बात नहीं की है, स्पेशल अथॉरिटी की बात की है। किसकी लगेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, विशेष प्राधिकार, तभी आप रख सकते हो प्रोहिबिटेड जो आर्म्स और एम्यूनिशन है। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाएगा कि आप उनका अर्जन, पोजेशन और उनको कैरी कर नहीं सकते विदाउट स्पेशल अथॉरिटी के, उनका यूज़ नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सेल ट्रांसफ़र नहीं कर, एक्वायर नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते उनको। ठीक है, उनकी परख नहीं कर सकते, परिशुद्ध नहीं कर सकते विदाउट लाइसेंस के, उन्हें अब अभिदर्शित या फिर प्रस्तापित नहीं कर सकते, किस लिए, सेल करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, उनको एज अ मतलब 100 पीस की तरह पर जैसे शॉप पे दिखा के रखते हैं या फिर प्रस्थापना जैसे देते हैं सेल करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आप वो नहीं दे सकते जब तक कि आपको स्पेशल अथॉरिटी ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, पोजीशन में नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, सेल करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, रिपेयर, परख और परिशुद्धि करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे पढ़ेंगे, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। सेक्शन 7 में पहले आप कुछ क्वेश्चन करना है, जैसे कि आ जाएगा व्हाट, मतलब किसके बारे में बात करता है, फिर उसके बाद आ जाता है कि वाई, क्यों बात करता है, तो ये जो पर्पसेस हैं इन सब के लिए। फिर आ जाएगा कि अगर सेल करने के लिए तो हूँ, मतलब किसकी स्पेशल अथॉरिटी चाहिए रहेगी, ऐसे करके। ये भी एक तरीका है याद करने का। और फिर इसके अगर आपको पनिशमेंट देखना है तो इसके पास भी आप देख सकते हो, जैसे सेक्शन 25 में जनरल पनिशमेंट दी हुई है कि जो चीज़ों के लिए मना कर रहे हैं अगर आप वैसा करते हो तो क्या पनिशमेंट है, तो जो यहाँ पर मैंने लिख रखी है, तो सेक्शन 25 का जो 1A है उसमें दी है इसकी कि आपको जो प्रोहिबिटेड आर्म्स और एम्यूनिशन है, अगर आप उनका एक्विजिशन करते हो, कैरी करते हो, पोजीशन में रखते हो, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 7 ईयर से कम की नहीं होगी, जो कि 14 ईयर तक हो सकेगी, और प्लस फाइन भी है इसमें। ओके,
ये देखो, ये है ना 2 पार्ट में डिवाइड करके उन्होंने बोला है कि इसकी ना अलग पनिशमेंट है, इसकी क्या है 7 ईयर से 14 ईयर तक की, ठीक है, और प्लस फाइन, ठीक है, और इसकी अलग पनिशमेंट है इसकी, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर करते हो, सेल करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो ये आ जाएगा 7 ईयर से 10 ईयर और प्लस फाइन। ओके। अरे यार ये PDF है ना गलत बन गई है। फिर आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर करना है और सेल करना है। किसका करना है, आर्म्स और एम्यूनेशन का, ठीक है। इसके साथ हमको क्या पढ़ना है, 8 का 2 पढ़ना है। मतलब कि ये आप पे है ना 8 का 2 एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर इम्पोज करता है कि आप सेलर हो, है ना, या फिर आप मैन्युफैक्चर करते हो उनका। तो आपको क्या करना है, 8 के 2 को ध्यान में रखना है। 8 का 2 बोलता है कि आप इसमें जब भी आप कोई भी आर्म्स और एम्यूनेशन को आप सेल करेंगे तो उसमें आप आइडेंटिफिकेशन मार्क देख लेंगे, ठीक है। आप वही देख के उसको सेल करेंगे या फिर आप बाय परचेस कर रहे हो तब भी आप ये चीज़ें देखोगे, क्योंकि अगर नहीं है इस पर तो भी आपकी लाइबिलिटी बनेगी। ओके, तो ये एक तरीके से ऑब्लिगेशन है, जिसको आप ब्रीच करोगे तो आप पे आपकी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। और इसकी पनिशमेंट सेक्शन 5 की ये यही है, तो 25 में दी गई है। पहला ही बोलता है उसका, सब सेक्शन फर्स्ट में ही है, 25 के फर्स्ट में ही, कि 7 ईयर से कम की नहीं होगी, जो LI लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकेगी, और प्लस फाइन। इसमें टोटल 2 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन बोलता है कि कोई भी व्यक्ति फायर आर्म्स या फिर स्पेसिफिक टाइप के, मतलब स्पेसिफिक बर्नन के जो आर्म्स हैं और एम्यूनेशन विदाउट लाइसेंस के ना तो मैन्युफैक्चर करेगा और ना ही सेल करेगा, ना उपयोग में लाएगा, अभिप्राप्त करेगा, अंतरण करेगा, संपरिवर्तन करेगा, मरम्मत करवाएगा, परख, परिशुद्धि, उपताप, ये सब नहीं करेगा, और ना ही विक्रय करेगा, अंतरण के लिए, विक्रय और अंतरण के लिए अभिदर्शन या प्रस्थापन नहीं करेगा, और ना ही पोजीशन में रखेगा, सेल करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, पोजीशन में रखने के लिए, है ना, परख करने के लिए। और सबसेक्शन सेकंड है ना, एज एक्सेप्शन यूज़ होता है कि अगर विदाउट लाइसेंस भी आप सेल कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्यों, आप है ना प्राइवेट यूज़ के लिए, अपने खुद के प्राइवेट यूज़ के लिए आप उसको यूज़ करने के लिए ले रहे हो, है ना, लॉफुल पोजीशन में रखने के लिए इंटाइटल्ड हो, आप इस लॉ के अंतर्गत या फिर किसी और लॉ के अंतर्गत आप उसको रखने के हकदार हो, है ना, और आप किसी भी लॉ के अंडर प्रोहिबिटेड नहीं हो कि आप इसे नहीं रख सकते हो। ओके, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करना पड़ेंगी, जैसे कि आप 3-4 में जो आर्म्स एम्यूनेशन के बारे में बताया, फायर आर्म्स के बारे में बताया हुआ है, उनका सेल और ट्रांसफ़र, ओनली सेल और ट्रांसफ़र, है ना, किन किन कंडीशन के पूरा करके आप विदाउट लाइसेंस रख सकते हो। तो आता है फर्स्ट में आ जाएगा कि आपको पहले DM, है ना, सेल कर रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो तो DM, और नियरेस्ट और है ना, या फिर आप नियरेस्ट जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसको रिटर्न नोटिस दो आप, है ना, नेम और एड्रेस आपका भी, जिसे दे रहे हो आप उसका भी नेम एंड एड्रेस दे दो, ठीक है। देने के बाद रिटर्न नोटिस दे दिया आपने, फिर उसके 45 डेज़ के बाद, जैसे बीत जाएंगे 45 डेज़, फिर आप उसको सेल और ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। फिर है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में क्या दिया है, फायर आर्म्स का एक्यूजेशन, पोजीशन और सेल, ट्रांसफ़र, है ना, प्रोहिबिट किया गया है, प्रोहिबिशन है कि आप किसको नहीं कर सकते हो, फायर आर्म्स ओनली है यहाँ पर। ओके, ये ज़रूर ध्यान रखना कि कौन से सेक्शन में कौन सा वर्ड दिया हुआ है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने वो चैप्टर का इस तरीके से बाइफरकेट किया था। तो तरुण व्यक्तियों को और अन्य व्यक्तियों को ये मना कर रहा है, ठीक है, कि ये अखबार नहीं कर सकते, अर्जन नहीं कर सकते, कब्जे में नहीं रख सकते, सेल या फिर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसमें टोटल कितने सबसेक्शन हैं, तो 2 सबसेक्शन इसमें दिए हैं। पहला सबसेक्शन दिया है जिसमें है ना क्लोजेस दिए हुए हैं, 2 क्लोजेस हैं, पहला A और सेकंड B। A में भी फिर और आगे दिए हुए हैं, 3 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, 2 पॉइंट इसमें दिए हैं। तो A वाले में देख लेते हैं, कोई भी पर्सन
कोई भी फायर आर्म्स है या फिर एम्यूनिशन है उसका अर्जन, पोजीशन और कैरी, ठीक है, नहीं करेगा। जो कैसा है, जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है, मतलब तरुण व्यक्ति, मतलब इसमें किससे लिया है, उसकी आयु 21 वर्ष से कम है। फिर है ना सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि कन्विक्टेड है, वो कैसा पर्सन है, दोषित है। जिसमें क्या है, दोषित जिस ऑफेंस में हुए है ना उसमें वायलेंस, हिंसा है ना, या फिर मोरल टर्पिट्यूड, मतलब कि नैतिक अहिंसा, उसमें नैतिक अधमता, हाँ सॉरी, नैतिक अधमता उसमें इंक्लूड है, ऐसा ऑफेंस है, उससे कन्विक्ट हुआ है। और जो कन्विक्शन हुआ है ना उसमें उसे इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली हुई है, ठीक है, कारावास मिला हुआ है। तो जब कारावास ख़त्म हो जाएगा ना तो उसके 5 साल तक, मतलब 5 साल जब तक ख़त्म नहीं हो जाएंगे ना तब तक वो ये नहीं कर सकता है किसका, फायर आर्म्स का और एम्यूनिशन का। ओके, तीसरा वो व्यक्ति कौन सा है जो डिस्क्वालीफाइड है, एक तरीके से आप है ना इसको ऐसा पढ़ सकते हो कि ये डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, ठीक है, डिस्क्वालीफाइड पर्सन कि जो BNSS के चैप्टर 9 में परिशांति और सदाचार के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है और उसने बॉन्ड भराया हुआ है, तो जितने टाइम तक उसका बॉन्ड एग्जिस्ट करता है ना उस टाइम तक, जैसे 3 साल का बॉन्ड भरा हुआ है, 1 साल का बॉन्ड भरवाया हुआ है, तो उस टाइम तक ये कैरी नहीं कर सकता, पोजीशन में नहीं रख सकता, एक्विजिशन नहीं कर सकता इसका। ओके, तो ए में डिस्क्वालीफाइड पर्सन दिए हैं। और फिर बी में आ जाता है कि डिस्क्वालीफाइड इधर आ जाएंगे अपने हाँ एक्विजिशन करते हैं, पोजीशन या कैरी करते हैं, और यहाँ पर आ जाता है कि खरीदेगा नहीं, मतलब कि अंतरिति आ जाएगा यहाँ पर, और क्रेता और अंतरिति की डिस्क्वालीफाई है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर आ जाएगा कि सेल और ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, कौन से पर्सन के लिए, जो कि आर्म्स और फायर आर्म्स को एक्विजिशन, पोजीशन और कैरी करने के लिए क्या है, अनसाउंड माइंड है उस टाइम। किस टाइम अनसाउंड माइंड है, जिस टाइम सेल किया जा रहा है, ऐसा है ना, ट्रांसफ़र किया जा रहा है ना, एक्विजिशन किया जा रहा है, रिपेयर, परख या परिशुद्ध किया जा रहा है, तब अनसाउंड माइंड है। ये है ना प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा, ये वाला है ना, आई थिंक मैं लिखना भूल गई हूँ, 1 मिनट चेक करने। वही है, ये है ना, इन सब को करने से प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ठीक है। पहला तो ये डिस्क्वालीफाइड इसलिए है, और दूसरा है कि वो अनसाउंड माइंड है। फिर आ जाता है सबसेक्शन 2 में आ जाता है कि जो अपन ने यहाँ पर बात की है ना कि वो डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है 3 पर्सन का, जो कन्विक्टेड है या फिर जिसने बॉन्ड भरा हुआ है या फिर जो तरुण व्यक्ति है, वो अगर वो तरुण व्यक्ति वाले पे लागू होता है, बस ये एज वाला जो पॉइंट है ना उस पे लागू होता है कि अगर उसने है ना मान लो 21 साल उसने कंप्लीट नहीं किए, लेकिन उसने है ना ऐसी एज जो कि प्रेस्क्राइब्ड है उन रूल्स में जिसके अंडर वो कवर होता है, मतलब कि मान लो किसी वो जॉब में जा रहा है, मतलब आर्मी की कोई भी जॉब है, पुलिस की जॉब है, तो जिसमें है ना ट्रेनिंग दी जाती है उसे कि ऐसे आर्म्स, एम्यूनिशन, फायर आर्म्स को कैरी करना है उसे, है ना, एज अ ट्रेनिंग की तरह उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अगर उस लॉज के अंदर उसने जो विहित की गई है वो वाली एज कंप्लीट कर ली है ना, फिर वो ये फायर आर्म्स को यूज़ कर सकता है, लेकिन कंडीशन जो वहाँ पर कंडीशन हो, ठीक है। तो सिर्फ ये सबसेक्शन 2 1 पे लागू होता है, जो फर्स्ट वाला एज वाला है। फिर आता है विभिन्न प्रकार के जो फायर आर्म्स हैं उनके लिए विभिन्न सीमाएं हो सकेंगी, एज की सीमा है। फिर आता है सेक्शन 10 और 11 आयत निर्यात के बारे में बात करता है, उसकी जो पनिशमेंट है ना सेक्शन 9 की, वो यहाँ पर ये दी है, तो आप देख लेना ये, ठीक है। आयात निर्यात के बारे में बात करता है, तो सेक्शन 10 में बोला है कि जो आर्म्स हैं, ठीक है, आर्म्स और एम्यूनिशन वो आप किस तरीके से ले जा रहे हो, सी मतलब समुद्र के उससे, या फिर आप उस पर लैंड पे लेके जा रहे हो, या फिर एयर में मतलब वायुयान से लेकर जलयान से लेकर जा रहे हो, आप किसी भी तरीके से किसी भी रास्ते से लेके जा रहे हो, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया।
विदाउट लाइसेंस के आप लेके नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है कि जो पर्सन है जो आर्म्स और एम्यूनिशन पोजीशन रखने के लिए एंटाइटल्ड है, कहाँ से, इस एक्ट के अंतर्गत, या फिर इन्फोर्सिंग जो लॉ है, या फिर वो प्रोहिबिटेड नहीं है बाय दिस एक्ट, या फिर अदर इन्फोर्सिंग लॉ के थ्रू, तो वो रख सकता है, ठीक है। फिर आता है कि क्यों रख सकता है, कि प्राइवेट यूज़ के लिए रख सकता है, रीजनेबल क्वांटिटी में रखेगा, लेकिन विदाउट लाइसेंस रख सकता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सेकंड में दिया हुआ है कि वास्तविक पर्यटक है वो, तो रख सकता है। पहले में तो ना ये वाला व्यक्ति रख सकती है, प्रोवाइजो में ना उसके एक्सेप्शन दिए, ये जनरल है कि भाई आप उस विदाउट उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करोगे, लेकिन ये एक्सेप्शन है। फर्स्ट में आ जाता है कि ऐसा व्यक्ति रख सकता है कि जो है ना ये लॉ के थ्रू मतलब उस इंटाइटल्ड है, प्राइवेट यूज़ के लिए रख रहा है, ये सारी कंडीशन वो पूरी कर देता है। तो दूसरा कौन सा व्यक्ति रख सकता है, मतलब कर सकता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, तो वास्तविक सच्चा पर्यटक है जो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, उस देश का है वो, वहाँ से आया, मतलब फॉरेन कंट्री से आया हुआ है, और आर्म्स और एम्यूनिशन रखने के लिए प्रोहिबिटेड नहीं है वो, ठीक है। और किस लिए रख रहा है वो, स्पोर्ट के पर्पज से रख रहा है, या फिर हंटिंग के लिए रख रहा है, ठीक है, लेकिन वो रीजनेबल क्वांटिटी में रखेगा, ठीक है। और जो आर्म्स और एम्यूनिशन पोजीशन में रख सकता है, विदाउट लाइसेंस रख सकता है, भारत ला सकता है, मतलब फॉरेन कंट्री से इंडिया में ला सकता है, किस लिए, स्पोर्ट के पर्पज़ के लिए या फिर हंटिंग करने के लिए, लेकिन रीजनेबल क्वांटिटी में रखेगा, और जो कंडीशन है इसमें वो पूरी करनी चाहिए। फिर एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है कि बोनाफाइड टूरिस्ट मतलब जो है तो क्या होगा, तो इसमें है ना यहाँ पर कट गया है, इधर आता है कि वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ही वो इधर आए, या फिर और वो आए क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है नेशनल इंटरनेशनल ट्रीटी के पर्पज़ से बुलाया गया है, या फिर वो आदान प्रदान करने के लिए आया है, दृश्य दर्शन के लिए आया है, मतलब देखने के लिए आया है, तो उसका ये पर्पज़ होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन इतना होना चाहिए, और वो इंडियन सिटीज़न नहीं होना चाहिए, तभी तो वो टूरिस्ट कहलाएगा, मतलब बाहर का होगा, ठीक है। फिर आ जाता है सेकंड सबसेक्शन में दिया हुआ है कि जो आर्म्स और एम्यूनिशन है, ठीक है, उस तरीके से कि किसी पर्सन के पास है वो, ठीक है, किसी पर्सन के पास है जो कि वो यूज़ कर रहा है उसे, या फिर उसने रखा हुआ है उसको, जिस पे कि ना सस्पेक्टेड है उसकी पोजीशन, कि भाई क्यों यूज़ कर रहा है, या फिर उसने रखा हुआ है, मान लो वो आ रहा है ना, भारत के अंदर आ रहा है वो बाहर से, तो जो कस्टम ऑफिसर्स हैं, सीमा शुल्क जो अधिकारी हैं, या फिर अदर ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो ऐसे पर्सन को डिटेन कर सकते हैं, और उसके पास जो आर्म्स एम्यूनिशन मिलते हैं उसको भी वो सीज कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश नहीं हो जाता, तब तक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है सबसेक्शन 3 दिया हुआ, सबसेक्शन 3 में बोला है कि मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र पर जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है, आप इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हो, आयात या निर्यात करते हो, तो ये माना जाएगा, जैसे कि उस पार्ट से होके भी गुजर रहा है, तो ये माना जाएगा कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो। मतलब आप इंडिया में कहीं भी, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, अगर उसमें भी आप कोई भी आर्म्स एम्यूनिशन लेके जाते हो, ठीक है, तो वो परिवहन में कंसिडर होगा, क्योंकि भारत की बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहा है, भारत की बाउंड्री से बाहर जाता है, आता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आता है। इन्होंने बोला कि आप भारत में ले जा रहे हो, लेकिन भारत मतलब एक ऐसी स्टेट से होकर गुजर रहा है वो परिवहन, मतलब हमें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका बंगला, हाँ एक सेकेंड रुको मैं आपको बताती हूँ, ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 10 है। हाँ, जैसे कि आप मान लो कहाँ से लेके जा रहे हो, बांग्लादेश से लेके जा रहे हो, एक अच्छा एग्जाम्पल था, याद नहीं आ रहा मुझे, मैं बाद में बताऊंगी आपको, है ना, ये ख़त्म होगा उस टाइम, बट इतना समझ लो आप, तो जैसे मान लो ये स्टेट है, ठीक है, एमपी से आप कहाँ पर लेकर जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप है ना राजस्थान लेके जा रहे हो, ठीक है,
ये हम यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये परिवहन में आएगा, ठीक है। लेकिन बीच में आप है ना ऐसे स्टेट से होके गुजर रहे हो ना जो इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया का स्टेट नहीं है, आप इधर से होते हुए जा रहे हो, ओके। तो ना ये क्या कहलाएगा, जब ये इसकी बाउंड्री मतलब दूसरे कंट्री की बाउंड्री में चला जाता है ना, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब हम क्या मानेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है, ये बस यहीं तक था। फिर सेक्शन 12 है जो परिवहन बोला है। परिवहन में आ जाएगा सेक्शन 12 में बोला है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड करती है कि मतलब आप जो आर्म्स वगैरह हैं है ना उनका परिवहन नहीं करेंगे आप। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि ये प्रोहिबिशन होगा ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, कि आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, परिवहन नहीं कर सकते विदाउट लाइसेंस के। जो आर्म्स और एम्यूनिशन है इंडिया और इंडिया के पार्ट में कहीं भी नहीं कर सकते आप, है ना। ये पार्टली हो जाएगा यहाँ पर मान लो, है ना, कहीं नहीं से कर सकते, या फिर पूरी तरीके से मना ही कर देगी वो, है ना। तो पूरी तरीके से भी परिवहन करने के लिए मना कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और विथ कंडीशन के साथ भी मना कर सकती है। फिर इसका सबसेक्शन 2 में आ जाता है कि मान लो परिवहन का मतलब बताया हुआ है जनरली यहाँ पर, है ना, कि इसमें क्या क्या आएगा। एक तरीके से इंक्लूड बोल लो आप, या फिर इसका मीनिंग बोल लो कि समुद्र पतन के रास्ते से, विमान के रास्ते से भी लाया जा रहा है तो भी वो भी परिवहन माना जाएगा, कोई भी आर्म्स और एम्यूनिशन, ठीक है। फिर हमारे जो सेक्शन बचे हुए हैं सेक्शन 8 और सेक्शन 6 वो देख लेते हैं। सेक्शन 8 में दिया हुआ है कि जो फायर आर्म्स हैं, ठीक है, उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देखना पड़ेगा तभी आप उनको सेल और ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। तो सब सेक्शन फर्स्ट में दिया हुआ है कि एनी पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि कोई भी जो व्यक्ति है किसी भी प्रकार का जो फायर आर्म्स है, एम्यूनिशन है ना, एम्यूनिशन वगैरह है, वो अगर सेल कर रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको ना क्या देखना पड़ेगा, उसका नेम, नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब जो उसका निर्माता है, जिसने बनाया है उसे, ठीक है, उसका नाम देखो, नंबर देख लो, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगता है तो आप वो देखो, ठीक है। सबसेक्शन और ना ही कोई पहली बात तो आप देखोगे, और दूसरे पर्सन के ऊपर भी ये है ना ऑब्लिगेशन है कि वो ऐसे किसी भी आर्म्स एम्यूनिशन पर से कोई भी ऐसा मार्क, नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क ना तो मिटाएगा, ना हटाएगा, ना ही परिवर्तित करेगा, ना ही कूटरचित करेगा, ठीक है। और बाकी जो भी आर्म्स वगैरह एम्यूनिशन है जो कि इस एक्ट के पहले थे, है ना, तो उन पे ऐसा मार्क, नंबर वगैरह ये सब कुछ नहीं था। तो ये एक्ट जब कमेंस हो जाएगा, लागू हो जाएगा, उसके एक साल बाद फिर उन वाले जो आर्म्स और एम्यूनिशन है उन पे ये लागू होगा, 1 साल तक लागू नहीं होगा, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो विक्रेता अंतरित है उस पर ये ऑब्लिगेशन है। पहला वाला बोलता है कि हर व्यक्ति पर है ना, वो मिटाएगा नहीं, हटाएगा नहीं, परिवर्तित, कुटरचित नहीं करेगा। और सेकंड वाला बोलता है कि जो कि सेलर है, ठीक है, सेलर है या फिर ट्रांसफरर है, हाँ ट्रांसफरर है, अंतरक है, उस पर नहीं होगा। तो जब तक वो सेल और ट्रांसफ़र नहीं करेगा, अंतरक सेल नहीं करेगा, ट्रांसफ़र नहीं करेगा, जब तक कि वो निर्माता का नाम, विनिर्माता का संख्याक या फिर अन्य पहचान चिन्ह ना देख ले। किस मैनर में होगा वो, मतलब लगा होना चाहिए जब भी करोगे आप ट्रांसफ़र। जैसे आप कर रहे हो, सेलर हो, तो आप तभी करोगे जब तक आपके पास जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं हैं उस पर, तब तक नहीं करोगे। और किस मैनर में होंगी वो, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उस मैनर में होंगी। फिर है ना सब सेक्शन 3 में ना अवधारणा दी गई है कि अगर किसी पर्सन के पोजीशन में ऐसा फायर आर्म्स मिलता है जिसमें नेम, नंबर नहीं है, आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, नेम, नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क है ना मिटा दिया गया, हटा दिया गया, परिवर्तित, कूटरचित कर दिया गया, तो सेल्फ रिज्यूम है, अवधारणा करेगा, मतलब अवधारणा करी जाएगी, में नहीं है यहाँ पर कि ऐसा नाम, नंबर और आइडेंटिफिकेशन मार्क है ना ऐसे पर्सन ने हटाया, मिटाया, परिवर्तित या कूटरचित किया है। जिस पर्सन के पोजीशन में है उसी ने ऐसा किया है, ठीक है।
फिर है ना पार्ट 6 चैप्टर है ना 3 दिया हुआ है, जो सेक्शन 13 से लेके 18 तक है। लाइसेंस के बारे में सारे प्रोविज़न इसमें दिए हैं। लाइसेंस कहाँ डिफाइन है, तो लाइसेंस 2 के ई में डिफाइन है। ओके, और ये कब से ऐड हुआ था, तो 2019 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। लाइसेंस मतलब क्या हो जाएगा कि इस एक्ट में जो बताया हुआ है ना, इसके रूल्स में बताया हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो लाइसेंस हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। फिर कहाँ से स्टार्ट होता है लाइसेंस का, तो बहुत बारीकी से समझना, सारा यहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 3 में है ना ग्रांट दिया हुआ है कि लाइसेंस की जो अनुज्ञप्ति है उसे अनुदान के लिए एप्लीकेशन। तो क्या प्रोसीजर है, अगर हमको लाइसेंस चाहिए इस एक्ट के अंडर तो हमको क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेंगे। तो पहली बात तो हम है ना एक एप्लीकेशन लगाएंगे। किसको लगाएंगे, तो लाइसेंस की अथॉरिटी जो है उसको लगाएंगे। ओके, लाइसेंसिंग अथॉरिटी हमने कहाँ पढ़ी थी, तो 2 के F में पढ़ी थी। ओके, फिर आता है कि 2 के F में लाइसेंसिंग अथॉरिटी फिर क्या करेगी, जो नियरेस्ट निकटतम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, मतलब पुलिस थाने का जो भारसाधक है निकटतम, उससे एक रिपोर्ट मांगेगी कि भाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पर्सन कन्विक्ट मतलब प्रोहिबिटेड तो नहीं है, मतलब कन्विक्ट तो नहीं हुआ है। ये सेक्शन जो अपन 9 में पढ़ रहे थे, 9 का सब सेक्शन जो फर्स्ट था उसका क्लोज सेकंड में दिया हुआ है ये कन्विक्टेड पर्सन के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो कन्विक्ट तो नहीं है ना, डिसक्वालीफाइड पर्सन में तो नहीं आ रहा है ये एप्लीकेंट जिसने आवेदक जिसने एप्लीकेशन लगाई है ना। फिर वो जांच भी कर सकती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और जो रिपोर्ट दी है उसे भी कंसीडर करेगी। उसके बाद है ना वो रिटर्न ऑर्डर देगी कि ग्रांट करे लाइसेंस या फिर रिफ्यूज़ कर दे। ओके, फिर अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ग्रांट करती है ना लाइसेंस, तो सेक्शन 3 के अंतर्गत 3 के लिए वो ग्रांट कर रही है। मतलब उसमें क्या पढ़ा था हमने, जो 3 में फायर आर्म्स हैं और एम्यूनिशन है, उसका पोजीशन एक्विजिशन और कैरी करने के लिए दे रही है वो। ठीक है, सी है ये, सी। ठीक है, तो क्या कंडीशन होंगी उसकी। सबसे पहली बात तो जो आवेदक है वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। वो यूज़ किस लिए ले रहा है, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ले रहा है या फिर हंटिंग के लिए ले रहा है। ठीक है, तो उसे 22 इंच की जो नाल वाली बंदूक होती है ना, 22 इंच नाल की राइफल जो है उसे वो वाली ग्रांट कर दी जाएगी, अगर वो ये 2 कंडीशन पूरी कर देता है तो। ठीक है, फिर आता है कि मान लो आपको फसल की संरक्षा के लिए गुड फेथ में चाहिए। मान लो आपकी फसल नष्ट हो रही है, जो आप जानवर वगैरह हैं वो फसल को नष्ट कर रहे हैं, जो पहाड़ों से लगे हुए खेत होते हैं ना, वहाँ पर मोस्टली जो किसान हैं उनके पास रहती है, उनको मिल जाती है, क्योंकि उनकी फसल अगर वो यूज़ नहीं करेंगे, जैसे जानवरों को डराने के लिए वो यूज़ करते हैं, है ना, बारूद का भी यूज़ करते हैं, तो जिससे कि जानवर डर जाते हैं, तो वो फसल में नहीं आते हैं। तो फसल की संरक्षा के लिए गुड फेथ में चाहिए, तो आपको नालमुख से भरी जाने वाली बंदूक आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका प्रोवाइजो बोलता है अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है ना, कि फसल की संरक्षा के लिए नालमुख से भरी जाने वाली जो बंदूक है ना वो पर्याप्त नहीं है, तो 22 इंच की चिकने बोर वाली ये वाली बंदूक ग्रांट मतलब इस बंदूक को रखने का लाइसेंस ग्रांट कर देगी। ठीक है, फिर है ना सेकंड बोलता है कि जो फायर आर्म्स हैं उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज हैं या फिर लाइसेंस होल्ड करते हैं वो। ठीक है, तो उनको सेक्शन 3 के अंडर वो ग्रांट कर सकती है क्या, लाइसेंस। फिर आता अदरवाइज, मतलब कि आपको सेक्शन 3 मत और पर्पज़ के लिए चाहिए और किसी पर्पज़ के लिए, ये 3 पर्पज़ तो हम देख चुके हैं सेक्शन 3 के, किसी और पर्पज़ के लिए चाहिए। सेक्शन 4 में आपको है ना स्पेसिफिक टाइप का जो आर्म्स है उसको रखने के लिए चाहिए। सेक्शन 5 में है ना जो आर्म्स एम्यूनिशन है उसके मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए आपको, है ना, सेल करने के लिए चाहिए। 6 में आ जाता है कि जो नाल है बंदूक है उसकी नाल को छोटा बड़ा करने के लिए या उसको नकली से असली में लाने के लिए आपको, या फिर किसी दूसरे टाइप के आर्म्स को आपको दूसरे टाइप के आर्म्स में आपको परिवर्तन करना है इसलिए चाहिए। या सेक्शन 10 में आपको आर्म्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है। सेक्शन 12 में आपको परिवहन करना है, इस काम के लिए चाहिए। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी देखेगी कि गुड रीज़न है या नहीं है ना, उसको ग्रांट करने के लिए लाइसेंस। अगर उसको लगता है कि गुड रीज़न है तो वो ग्रांट कर देगी लाइसेंस। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ तो उसने ग्रांट कर दिया, कुछ कंडीशन भी हमने देख ली।
फिर आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 बोलता है कि डिनाई करेगी वो, है ना, इनकार कर देगी ग्रांट करने से। इनकार क्यों करेगी? क्योंकि पहला तो रीज़न यही है कि वो प्रोहिबिटेड आर्म्स और एम्यूनेशन है, मतलब कि 2 का फर्स्ट का एच है, थोड़ा साफ लिख देती हूँ, फर्स्ट का एच में आ रहा है वो, या फिर 2 के फर्स्ट का जे में आ रहा है, प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन है या फिर आर्म्स है ना। तो इसलिए 3, 4 और 5 में, मतलब सेक्शन 3, 4 और 5 में आपको को क्या करना है के पर्पज़ से आपको मतलब यूज़ करना है, या फिर उसको इसमें सेक्शन 3 में तो आप डायरेक्ट पढ़ लोगे, एक्यूजेशन के लिए, पोजीशन के लिए, या फिर कैरी करने के लिए। सेक्शन 4 में आ जाएगा स्पेसिफिक टाइप का आर्म्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया है कि भाई आप उसको नहीं रख सकते हो। सेक्शन 5 में आ जाता है कि जो आर्म्स वगैरह हैं, एम्यूनेशन है, उनका आपको क्या करना, मैन्युफैक्चर करना है, सेल करना है, ट्रांसफ़र करना है इस पर्पज़ के लिए, तो फिर आपको मना कर देंगे क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है। फिर आ जाता है सेक्शन बी में दिया हुआ है कि चैप्टर 2 में आपको किसी भी पर्पज़ के लिए चाहिए है ना। तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उस पे पास है ना रीज़न टू बिलीव है कि आपके जो चैप्टर 2 है 3 से लेकर 12 तक आप किसी भी पर्पज़ के लिए ले रहे हो, लेकिन जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको पता है कि भाई रीज़न टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है कि ऐसा पर्सन जो ले रहा है वो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, अनसाउंड माइंड है या फिर अनफिट है, ठीक है, इसलिए नहीं दिया जाएगा उसे। फिर आता है सेकंड, पब्लिक सेफ्टी या फिर पब्लिक पीस के लिए सही नहीं है, वो लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं एक तरीके से, इसलिए नहीं दिया जाएगा, है ना। उसके बाद आ जाता है कि सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है कि सिर्फ आप इस ग्राउंड पर रिफ्यूज़ नहीं करोगे लाइसेंस ग्रांट करने से, क्योंकि जो पर्सन है, जो अपना आवेदक है, उसके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड है डिनाई करने के तो ये है, ये ग्राउंड है, ठीक है, 1, 2 और 3। फिर उसके बाद आता है कि जब भी आप ये डिनाई कर रहे हो ऊपर, तो आप है ना एक ब्रीफ में आप कथन लिखोगे और जो मांग किए जाने पर आप उसको दोगे आवेदक को कि हमने क्यों मना करा विद ग्राउंड्स के साथ, और अगर ये लोकहित में नहीं है देना तो फिर आप नहीं दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 15 आ जाता है। फिर उसके है ना अस्तित्व अवधि या नवीकरण के लिए दिया हुआ है इसमें, मतलब कि उसका कितना टाइम होगा और रिन्यू कब करवाना है आपको उसमें। तो इसमें आ जाएगा कि अगर उसका टाइम पीरियड देखोगे तो 15 के सब सेक्शन 1 और 2 में टाइम पीरियड दिया हुआ है, और उसके रिन्यू का देखोगे तो सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है, ठीक है। सब सेक्शन 1 में टाइम आ जाएगा, अगर सेक्शन 3 के अंडर आप ले रहे हो लाइसेंस तो वो 5 ईयर तक, ठीक है, वो 5 ईयर तक वैलिड रहेगा, 5 ईयर तक उसका टाइम पीरियड रहेगा। लेकिन प्रोवाइजो में बोलता है कि 5 ईयर से कम टाइम के लिए भी आपको दिया जा सकता है, उसका टाइम हो सकता है अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी है या फिर वो पर्सन है जो कि आवेदक है, मतलब आवेदन कर रहा है, वो अगर कम टाइम के लिए मांगता है तो आपको कम टाइम के लिए भी दे दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन फिक्स ड्यूरेशन उसका 5 ईयर है। सेकंड प्रोवाइजो बोलता है कि सेक्शन 9 के फर्स्ट के ए में और ए का जो खंड 2 और खंड 3 में, खंड 2 में क्या दिया था, कन्विक्टेड पर्सन था, ठीक है, मतलब ये डिसक्वालीफाइड पर्सन में आते हैं, कन्विक्टेड पर्सन था वो, और इसमें था जिसने BNSS के चैप्टर 9 में बॉन्ड भरा हुआ है, ठीक है, जिसने बॉन्ड भरा हुआ है, अगर ये पर्सन ले रहे हैं, ठीक है, तो एवरी 5 ईयर में जो आर्म्स और एम्यूनेशन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आपको पेश करना पड़ेंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सामने, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, सबसेक्शन 2 बोलता है कि इस और देखो सेक्शन 3 के लिए तो फिक्स टाइम है इसमें कि 5 ईयर तक होगा, लेकिन और बाकी सेक्शन है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इन सब में आपको लेना है तो वो उसका टाइम क्या होगा, तो उसका टाइम वही होगा जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड करे, ओके, वो टाइम नहीं है, सिर्फ ये सेक्शन 3 का टाइम है, ये याद रखना आप ओनली, ये सिर्फ 3 का है। फिर आता है कि आप है ना सबसेक्शन 3 में रिन्यू करवाते हो, तो जो भी आप रिन्यू करवाओगे तो जैसे 5 साल आपके हो गए मान लो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, जो कि सेक्शन 3 में आपको 5 ईयर के लिए दिया है, तो जब आप रिन्यू कराओगे, जैसे कि मान लो 5 ईयर आपके
ख़त्म हो गए, आज ख़त्म हुए, तो आज से अब आप रिन्यू करा रहे हो, ठीक है। तो ये अगले 5 साल के लिए रिन्यू हो जाएगी, मतलब जिसका मूल टाइम जो जिसका है ना उतने ही टाइम के लिए ये रिन्यू हो जाएगी, ठीक है। और इस पर सेक्शन 13 और 14 लागू हो जाएंगे। फिर आ जाता है सेक्शन 16 में फीस दी हुई है कि जब आप एप्लीकेशन दोगे सेक्शन 13 में ग्रांट करने के लिए, ठीक है। तो या फिर आप 14 में के 3 में नवीकरण के लिए एप्लीकेशन दोगे, है ना, ग्रांट करने के लिए एप्लीकेशन दोगे, तो क्या फॉर्मेट क्या होगा उसका, तो वो विहित किया जाएगा। वो विभिन्न प्रकार के लिए विभिन्न प्रकार के हो सकेंगे, एडिशनल कंडीशन वगैरह वो होंगी जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी लगा सकती है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 17 में आ जाता है कि जो लाइसेंस ग्रांट किया हुआ है 13 में, ठीक है, उसमें फेरफार करना है, नवीकरण करना है या फिर उसका प्रतिसारण करना है, ठीक है। तो फेरफार करने के लिए आ जाएगा सबसेक्शन फर्स्ट में फेरफार के लिए के बारे में बोला है। तो इसमें आ जाएगा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ना, लाइसेंसिंग अथॉरिटी खुद रिटर्न नोटिस दे सकती है आवेदक को, है ना, कि आप लाइसेंस परिदत्त कर दो, है ना। लाइसेंस परिदत्त करने के लिए और जो लाइसेंस होल्डर है वो खुद एप्लीकेशन लगा सकता है, ठीक है। क्यों लगा सकता है कि मुझे आप अपनी लाइसेंस में कुछ वेरिएशन कराने हैं, इसलिए मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी कर सकती है और जो लाइसेंस होल्ड करता है वो पर्सन भी एप्लीकेशन लगा सकता है। फिर इसका सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है, सस्पेंड और रिवॉक करने के लिए, निलंबन और प्रतिसारण करने के लिए। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिटर्न नोटिस देगी किस ग्राउंड पे कि भाई ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ये पर्सन जो कि लाइसेंस होल्ड करता है या फिर अनसाउंड माइंड है या फिर अनफिट है ना, इस ग्राउंड पे, या फिर पब्लिक सेफ्टी या फिर पब्लिक सिक्योरिटी के लिए ये सही नहीं है, या फिर ये फ्रॉड, मतलब इसने जब लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई थी ना तो उसमें कुछ मिथ्या स्टेटमेंट कथन दिए थे, फ्रॉड तरीके से लिया है, या फिर जो लाइसेंस की कंडीशन थी उसने ये ब्रीच की हैं, इसने जो और ऑर्डर्स वगैरह थे उसका कॉम्प्लाइंस नहीं किया है, मतलब असफल रहा है, ठीक है। ठीक, तो अब इन ग्राउंड्स पे आपकी क्या हो सकता है, सस्पेंड हो सकते हैं लाइसेंस या फिर रिवॉक हो सकता है, ओके। उसके बाद आता है कि ये कौन कौन कर सकता है, और फिर एक और दिया ऑन एप्लीकेशन, वो खुद इंसान एप्लीकेशन लगाता है, आवेदक खुद एप्लीकेशन लगाता है। एप्लीकेशन क्यों, रिवॉक करने के लिए और सस्पेंड करने के लिए तो हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और एक और ये 6 आ जाएगा, सब सेक्शन 4 में दिया, तो 6 ग्राउंड है। कितने ग्राउंड है, 6 ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ 2, क्योंकि वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी और ये जो लाइसेंस होल्ड करता है वो पर्सन कर सकता है। फिर उसके बाद आता है कि भाई कौन कौन है जो कि कौन कौन सी अथॉरिटी हैं जो कि लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती हैं और रिवॉक कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी दी हुई है पहले में, है ना, वेरिएशन भी है इसमें कि कौन कौन सी अथॉरिटी हैं, तो मैंने ये अलग लिख दी हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी है। फिर आता है कि जो सुपीरियर अथॉरिटी है, मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी मतलब जो अपना अनुज्ञप्त प्राधिकारी है उसके ऊपर, मतलब जो इसके सबऑर्डिनेट है, मतलब इसके सबऑर्डिनेट ये है, तो ये सुपीरियर हो गई। तो सुपीरियर जो अथॉरिटी है वो कोर्ट है ना, सेम कोर्ट जो कि कन्विक्ट करता है वो, और फिर अपीलेंट जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, लाइसेंस में फेरफार कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, प्रतिसारण कर सकते हैं। और सेक्शन 10 में बोला है कि जब भी आपका लाइसेंस सस्पेंड होता है, प्रतिसारण हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विदाउट डिले आपको अपने लाइसेंस को सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें है ना, ये जो सबसेक्शन 7 है इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है कि अगर अपील में या फिर अदरवाइज सेट असाइड हो जाती है आपकी कन्विक्शन, तो जो ऑर्डर दिया हुआ है आपके लाइसेंस को रद्द करने का, निलंबन वगैरह, तो वो वॉइड हो जाएगा। फिर 18 में अपील दी हुई है। अपील है ना, किन ग्राउंड्स पे अपील होगी, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस देने से डिनाई कर रही है, मतलब सेक्शन 14 आ जाएगा इसमें। फेरफार वेरिएशन वगैरह कर रही है, वो प्रतिसारित कर रही है, मतलब इसमें 17 आ जाएगा, है ना।
तो इसमें अपील होगी, और अपील कब नहीं होगी, तो जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में नहीं होगी। मतलब कि आप यहीं पर देख सकते हो सेक्शन 17 का 9(9) में दे रही है ना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है जो, उस पर नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है कि अपील है ना टाइम बार्ड, मतलब टाइम जो टाइम प्रेस्क्राइब्ड किया जाएगा उसे टाइम पे दी जाएगी। अगर पर्याप्त हेतु है तब आप टाइम के बाद भी कर सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाएगा। कैसे दी जाएगी, तो लिखित अर्जी में दी जाएगी। और प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी जो कि विहित की जाएगी। प्रोवाइजो बोलता है कि लाइसेंस अपील की वो सुनवाई का अवसर दिया जाएगा तभी अपील एंटरटेन की जाएगी। ठीक है। फिर आ जाता है कि इसका 6 में दिया हुआ है कि जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की गई है वो ऑर्डर तब तक इन्फोर्स रहेगा जब तक कि अपील का फाइनली डिसाइड नहीं हो जाती अपील। ठीक है, फाइनल डिसाइड नहीं हो जाती है तब तक वो इन्फोर्स में रहेगा। और फिर आता है कि जो ऑर्डर दिए जाएगा अपीलेंट कोर्ट द्वारा वो फाइनल होगा, मतलब फर्दर अपील, सेकंड अपील नहीं होगी। ठीक है, कि पूरा चैप्टर हमने यहीं सम अप कर दिया है। इसमें मैंने ना 6 नहीं बताया था आपको, सेक्शन 6 इसमें कुछ नहीं है। गनों की नाल को छोटा और बड़ा करने के लिए है, या जो फायर आर्म्स है 2016 जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अंडर आपको फायर आर्म्स में दूसरे फायर आर्म्स में संपरिवर्तित करना है, नकली को असली में बदलना है, तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन में बताया है कि नकली फायर आर्म्स क्या होंगे, तो वो है ना सेम दिखेंगे जो फायर आर्म्स होते हैं असली वाले, भले ही वो कोई छर्रा गोली या अस्त्र छोड़ने के काम नहीं आते, बस दिखते सेम है, तो वो नकली होते हैं। इसकी पनिशमेंट ये, अगर आप मना करने के बाद भी विदाउट लाइसेंस के करते तो 7 ईयर्स मिनिमम है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और प्लस फाइन है। फिर आता हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या दिया हुआ, शक्ति और प्रक्रिया दी हुई है। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक है, ये 19 से 24B तक है। इसमें है ना जो 24A और B अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। जो कौन सा अमेंडमेंट था, 1983 का अमेंडमेंट था। ठीक है, फिर आ जाता है सेक्शन 19। सेक्शन 19 में आ जाता है लाइसेंस पेश करने का। तो लाइसेंस पेश करना पड़ेगा आपको। कौन करवा सकता है लाइसेंस पेश, मतलब आपकी अनुज्ञप्ति है उसका पेश करना। तो ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टेड है ना। कौन से पर्सन से बोल रहा है कि भाई पेश करो, तो जो है ना कैरी करता है आर्म्स और एम्यूनिशन, है ना, वो उससे डिमांड कर सकता है कि आपके पास लाइसेंस है तो आप लाइसेंस दिखाओ, पेश करो, है ना। तो इसमें ऑफिसर देख लेना कौन सा ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टेड जो ऑफिसर है वो। फिर आता है कि अगर वो पेश करने में फेल हो जाता है तो जो संपर्क ऑफिसर है ना, जो ऑफिसर है उसका नाम और उसका एड्रेस वो उससे पूछेगा, है ना, वो नोट करेगा। उसके बाद उसके पास जो आर्म्स और एम्यूनिशन मिलता है उसको सीज कर लेगा। फिर आता है कि भाई ये सस्पेंशन होता है कि उसने जो नाम है, एड्रेस है अपना गलत बताया हुआ है ना, फॉल्स बताया हुआ, मिथ्या बताया हुआ, या फिर वो फरार हो जाएगा। तो जो कंसर्न अपना ऑफिसर है, मतलब पुलिस ऑफिसर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो ऑफिसर है, विदाउट वारंट के उसे अरेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन 20। कुछ नहीं, ये सेक्शन बहुत छोटे छोटे, जितना लिखा है ना बस इतना पढ़ लो, और इसमें कोई भी चीज़ नहीं छूटी है डायरेक्ट की, बस इतना है। फिर आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 में बोला है कि भाई संदिग्ध परिस्थितियां हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में किसी पर्सन को अरेस्ट वगैरह करने के बारे में बताया हुआ है कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं कि कोई भी पर्सन है ना, जिसके पास लाइसेंस हो या फिर ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने ऐसा आर्म्स और एम्यूनिशन को कैरी कर रखा है जिसमें है ना डाउट हो रहा है, कि न्यायसंगत आधार है डाउट करने का कि है ना अनलॉफुल पर्पस के लिए उसने रखा है, मतलब कि ये कुछ ना कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी करेगा, है ना, ऐसा डाउट हो रहा है, तो विदाउट वारंट के क्या कर सकते हैं, उसके पास जो आर्म्स और एम्यूनिशन है उसको सीज कर सकते हैं, उसे अरेस्ट कर सकता है। कौन कर सकता है, यानी मजिस्ट्रेट कर सकता है। मजिस्ट्रेट को कहाँ डिफाइन करा था, 2 के D में, है ना, सॉरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था 2 के D में। तो ये वाला था 2 के D में, E A में नहीं, E में तो लाइसेंस था। 1 मिनट सेकंड में
डबल एफ में था, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाएगा। उसके बाद पुलिस ऑफिसर आ जाएगा, पब्लिक सर्वेंट आ जाएगा। पब्लिक सर्वेंट को कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, तो ये आ जाएगा अपना 2 के जी में। फिर आ जाता है कि रेल, विमान, जलयान, यान या फिर परिवहन के जो अन्य आने जाने के जो अन्य साधन है ना, उनमें नियोजित है कोई व्यक्ति या फिर कोई काम करने वाला व्यक्ति है, तो वो भी कर सकता है विदाउट वारंट अरेस्ट। क्योंकि हो सकता है रेल में ही मिले ऐसा पर्सन हो कि भाई उस पर सस्पेंशन हो, है ना, सस्पेक्ट हो कि रेल में जा रहे हैं, अब इतने जल्दी नहीं आ सकते हैं दूसरे ऑफिसर्स वगैरह, पुलिस ऑफिसर वगैरह, तो वो कर सकते हैं, है ना। इन साधनों में अगर जो नियोजित है काम करने वाले व्यक्ति हैं तो वो कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 21 डिपॉजिट के बारे में बात कर रहा है। हमने डिपॉजिट के बारे में कहाँ पढ़ा था, तो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 का फर्स्ट प्रोवाइजो में पढ़ा था हमने, है ना, कि 2 से ज़्यादा आपके पास अगर आर्म्स वगैरह हैं, फायर आर्म्स हैं, तो आप उनको डिपॉजिट कर दोगे। तो इसमें है ना अनलॉफुल बताता है कि आपका पोजीशन है ना अनलॉफुल कब हो जाएगा। मान लो आपके पास है ना लाइसेंस है, लेकिन है ना जैसे उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो जो आप पोजीशन में रख रहे हो आर्म्स, एम्यूनेशन, फायर आर्म्स, तो इनको रखना इलीगल पोजीशन माना जाएगा। कब माना जाएगा, जो टाइम पीरियड आपका है, आपका वो ख़त्म हो गया है लाइसेंस का, है ना, आपका जो लाइसेंस है उसको सस्पेंशन मतलब निलंबन कर दिया, रिवोक हो गया है, तो सेक्शन 17 डायरेक्ट यहाँ से आप लिंक कर सकते हो, तीनों चीज़ें उसी में है ना। सेक्शन 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है ना। उसके बाद अनलॉफुल पोजीशन हो गया, किसी और अदर रीज़न से अनलॉफुल पोजीशन हो गया, ठीक है। तो फिर इन सब में आपका अनलॉफुल पोजीशन हो जाएगा, तो फिर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपके पास जो आर्म्स, फायर आर्म्स वगैरह किसके पास करोगे, तो नियरेस्ट इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उसके पास, या फिर जो है ना लाइसेंस डीलर है उसके पास, आर्मी यूनिट है उसके पास करोगे, ठीक है। फिर आता है कि जैसे आप कर दोगे ना, तो फिर रिसीव बैक लोगे उनसे, है ना, वापस ले लोगे रिसीव बैक, मतलब फिर से आप रिन्यू करवा लो आपके लाइसेंस को, फिर से लाइसेंस ले लो, तो आप वापस ले लो आपका आर्म्स, एम्यूनेशन जो भी उसके पास रखा हुआ है ना, या फिर आप उनसे बोलो कि डिस्पोज करो दो उसे, किसी भी तरीके से आप उसका डिस्पोजिशन करा दो। और अगर आपने रिसीव बैक नहीं लिया है, ठीक है, तो जो आपका आर्म्स और फायर आर्म्स था इन लोगों के पास था, वो किसके पास चला जाएगा, डीएम के पास चला जाएगा, और डीएम ऑर्डर करेगा कि वो गवर्नमेंट को संपहरण हो जाए, ठीक है। लेकिन इसमें ना एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है एक्सप्लेनेशन है या फिर ऐसे ही प्रोविजो वगैरह है, तो आप देख लेना, बट उसमें यही बोला है कि जो सस्पेंशन टाइम है आपका, है ना, सेक्शन 17 में निलंबन का जो टाइम है, उस टाइम में संपहरण नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हम 3 ग्राउंड पढ़ रहे थे, तो ये टाइम समाप्त हो गया, ये रिवोक हो गया, तो इसमें तो आप वापस ले नहीं सकते, लेकिन सस्पेंशन टाइम है मतलब निलंबन है, ये तो टेम्परेरी होता है, तो उसमें संपहरण नहीं होगा डीएम को, ठीक है। सस्पेंशन टाइम ख़त्म हो जाएगा, अगर आप फिर रिसीव बैक वापस नहीं लेते हो तब होगा संपहरण, अदरवाइज नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को जब भी डीएम से गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो डीएम पहले 30 दिन का नोटिस देगा कि भाई रिप्लाई दो, रीज़न दो, है ना, कि आपने रिसीव बैक नहीं लिया या फिर हम गवर्नमेंट को दे दें, ये सब कुछ। तो गवर्नमेंट उसने अगर जो भी वो देगा रिप्लाई वगैरह, है ना, तो मान लो वो रिप्लाई नहीं देता है या फिर दे दिया है बट वो फिर रिसीव बैक करना नहीं चाह रहा है, तो गवर्नमेंट के पास चलेगा जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे डिस्पोज करा सकती है, उसके जो आगम उससे जो मिलेगा उसको, है ना, सेल वगैरह कर देती है वो। तो अगर ये पर्सन एप्लीकेशन लगाता है या फिर रिसीव बैक में ऐसा देता है कि भाई मुझे चाहिए या फिर मुझे देना है, दो मतलब उसमें मेरा जो उसमें पैसा लगा है मुझे रिटर्न दो, तो गवर्नमेंट उसमें से जो मिलेगा वो उसको वापस कर देगी डिस्पोज करा के, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 22। सेक्शन 20 बोला है सर्च एंड सीजर बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास रीज़न टू बिलीव है कि मेरे जुरिडिक्शन में, है ना, जो मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन है उसमें जो रिसाइड करने वाला पर्सन है वो अनलॉफुल पर्पस के लिए कोई भी आर्म्स एम्यूनेशन रखे हुए हैं, है ना, रीज़न टू बिलीव है किसको, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सिक्योरिटी या फिर पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहा है वो, है ना, तो वो क्या करेगा, कस्टडी में ले लेगा उस पर्सन को, है ना, सर्च करा सकता है, मतलब अरेस्ट करेगा, है ना, और अरेस्ट करके उसे कस्टडी में ले लेगा, और वो सर्च करा सकता है, खुद सर्च कर सकता है या फिर अपनी प्रेजेंस में, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में किसी दूसरे पर्सन से भी वो सर्च करा सकता है।
फिर उसके बाद आता है सेक्शन 23 तलाशी और सीज आर्म्स का अभिग्रहण। तो जलयान है या फिर यान है, ठीक है, इनमें आर्म्स पाए जाते हैं। तो मजिस्ट्रेट कौन करा सकता है? मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या फिर ऑफिसर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया जाए, ये लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी यान जलयान में तलाशी ले सकते हैं और जो भी आर्म्स वगैरह मिलते हैं उनको सीज करा सकते हैं। फिर उसके बाद ये 24 हो गए, 24A और 24B और देख लेते हैं, जो कि 1983 से ऐड हुआ था। 24A में बोलता है कि जो विक्षुब्ध क्षेत्र है, मतलब डिस्टर्ब एरिया है, तो आर्म्स को वहाँ पर कैरी करना प्रोहिबिटेड होगा, मतलब प्रोहिबिशन कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई जो डिस्टर्ब एरिया है ना, उसने बाय नोटिफिकेशन द्वारा उस क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया नोटिफाई कर दिया है, तो वहाँ पर वो बोल सकती है कि भाई पब्लिक सिक्योरिटी के लिए इंडेंजर है ना, उसका यूज़ करना आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, तो आप उसको कैरी नहीं करेंगे ऐसे एरिया में। और क्या बोल सकती है कि कब से आप ये मना करेंगे? जब वो नोटिफिकेशन निकालेगी उसके 4 दिन के बाद से, 4 दिन के बाद से आप कैरी करना छोड़ देंगे। कैरी करोगे तो फिर आपकी लाइबिलिटी बनेगी, भले ही आप विथ लाइसेंस होल्ड करके भी कर रहे हो फिर भी, है ना। और आप सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग आप उनको डिपॉजिट करा दो, नहीं कराओगे तो आपका इलीगल पोजीशन माना जाएगा, ठीक है। वो सर्च भी करा सकती है कि अगर उसको लगता है कि कोई पर्सन नहीं कर रहा है, उनके पास रखे हुए हैं, है ना। फिर आता है कि एक बार में 90 डेज़ के लिए नोटिफिकेशन जारी रहेगा, मतलब जो नोटिफिकेशन निकाला है ना उसने 90 डेज़ के लिए वैलिड रहेगा। अगर उसको और आगे एक्सटेंड करना है तो फिर से नया नोटिफिकेशन निकालेगी 90 डेज़, ऐसे 90 डेज़ करके वो नोटिफिकेशन निकाल सकती है, ठीक है। फिर आता है, बस इतना ही काम का है, बहुत बड़ा दिया हुआ है, बट उसमें जहाँ से MCQ क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वो यही है। फिर आता है 24B में दिया हुआ है विक्षुब्ध क्षेत्र, वही डिस्टर्ब एरिया, सार्वजनिक स्थान पर कैरी करने के लिए मना करती है, और पोजीशन भी है इसमें, ठीक है, क्या पोजीशन में भी नहीं रख सकते हो। तो बोला है कि ये यहाँ पर कट गया है, बट यहाँ पर वही सेम बोला है जो वहाँ पर है कि आप है ना ऐसे एरिया डिस्टर्ब एरिया को नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन करेगी, है ना, क्या कि ये डिस्टर्ब एरिया है, ओके। यहाँ पर आप जो भी आर्म्स वगैरह एम्यूनिशन है वो आप कैरी नहीं करेंगे, है ना, उनको पोजीशन में नहीं रखेंगे, और जो नोटिफिकेशन निकाला है 2 दिन के बाद ना तो कैरी करेंगे ना ही पोजीशन में रखेंगे। वहाँ बोलती है कि डिपॉजिट कर दो आप, लेकिन यहाँ वो कैरी और पोजीशन के लिए मना कर रही है। और सब सेम है, 90 डेज़ वहाँ है, 90 डेज़ यहाँ है, बस एक चीज़ में डिफरेंस है कि यहाँ पर 2 डेज़ है, वहाँ पर 4 है, और वहाँ पर है ना डिपॉजिट करने के लिए बोलती है 24A में, और यहाँ पर क्या बोलती है? कैरी और वो करने के लिए, है ना, कैरी करने के लिए और पोजीशन के लिए बोलती है, ओके। फिर आता है चैप्टर 6। चैप्टर 5 में जो वो पेनल्टीज़ वगैरह दी हैं तो वो हम एक टेबल के थ्रू उसको पढ़ लेंगे फटाफट, पहले ये पढ़ लेते हैं। चैप्टर 6 में है ना प्रकीर्ण दिया है, 34 से लेके 46 तक दिया हुआ है। 34 में दिया है सीमा शुल्क एक्ट 1962 में किसी बात की होती हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी से जो आर्म्स और एम्यूनिशन है उनको डिपॉजिट किया जाएगा, जो कि उनके वेयर हाउसेज हैं उसमें, भंडार गृह हैं उनमें, ठीक है। 35 में बोला जाता है कि जॉइंट लाइबिलिटी, इसके साथ आप BNS का 3-5 पढ़ सकते हो जो कॉमन इंटेंशन के बारे में जॉइंट लाइबिलिटी बताता है ना। तो बताया जा रहा है इसमें कि अगर जॉइंट लाइबिलिटी बनेगी कि कॉमन इंटेंशन है या फिर कॉमन ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, एक्ट कर रहे हो, या आपके पोजीशन या कंट्रोल में कोई प्रोमाइसेस है ना, क्षेत्र है, कोई व्हीकल वगैरह है ना, और यार ये शायद यान था, हाँ यान था, वायुयान ऐसा कुछ करके था, ठीक है, या फिर अदर कोई भी चीज़ है जो कि आप जॉइंटली होल्ड करते हो, अगर उसमें आप एक पर्सन भी करता है तो सबकी लाइबिलिटी बराबर बनेगी इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 36 में इन्फॉर्मेशन, कुछ पर्सन है जिन पे है ना ये बाउंड होंगे वो कि इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो फिर है ना ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे ही होगा कि भाई वो प्रूफ करें, ओके। तो इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा एनी पर्सन जो कि उसे पता है कि इस एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस हो गया है, ठीक है, या होने वाला है, उसके पास युक्तियुक्त प्रति हेतु
तो ऐसा पर्सन है जैसे ये है, तो हम क्या माने जाएंगे, जब तक कि हमारे पास युक्तियुक्त और प्रतिहेतु ना हो कि किसी कि उसने क्यों ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना, उसके पास है ना रीजनेबल रीज़न है, सॉरी युक्तियुक्त कारण है ना नहीं देने का, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर नहीं होगा। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे होगा, साबित करने का भार। ठीक है, अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो किसको दे रहा है, पहली बात तो ये नहीं देगा तो बताया हमने कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा। अगर दे रहा है तो किसको देगा, नियरेस्ट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उसको दे दे, या फिर जुरिडिक्शन रखने वाले मजिस्ट्रेट को दे दे। ठीक है, फिर सेकंड में पहले बात तो आता है कोई भी पर्सन, एनी पर्सन आ जाएगा, लेकिन सेकंड इसका सबसेक्शन दिया हुआ है कि ऑफिसर्स हैं या फिर वर्किंग मैन हैं जो कि काम कर रहे हैं किसी एयर में या फिर रेल में, सी में, यान या फिर अदर जो यान वगैरह हैं, तो ये लोग किसको दे सकते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दे सकते हैं। ओके, नियरेस्ट, इसमें ये मजिस्ट्रेट वाला पॉइंट नहीं है। तो देख लेना, यहाँ कोई भी पर्सन है, यहाँ ऑफिसर्स आ जाते हैं, किस किस को दे सकते हैं, किसको, और इसमें किसको दे सकते हैं, ऐसे। फिर आता है 38 में, इस एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑफेंस किए जाएंगे BNSS के 2 के G में वो संज्ञेय अपराध होंगे। 39 में बोला हुआ है कि भाई जो सेक्शन 3 के अंतर्गत जो प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा, मतलब अभियोजन, हाँ अभियोजन DM की पूर्व मंजूरी से ही चलाया जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि अगर गुड फेथ में आपने किया है तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, नो लाइबिलिटी इस एक्ट के अंतर्गत, कोई भी आपने एक्ट वगैरह किया है। 41 में बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी लाइसेंस को रद्द कर सकती है या फिर पुनः उसको परिवर्तन में करा सकती है। तो आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हो सेक्शन 17 के, और रद्द और परिवर्तन का तो 3 में आ जाएगा, ये पहले से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, फिर सेक्शन 42 में बोला है कि जो फायर आर्म्स वगैरह हैं सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के उनकी गणना करा सकती है, और जो भी पर्सन से उनकी जानकारी मांगे वो जानकारी देंगे, जैसे कि सेंसेस की गणना होती है ना, उसी तरीके से फायर आर्म्स की कि कितने फायर आर्म्स रखे हुए हैं उनकी गणना करवा सकती है। फिर 43 में बोला है कि डेलीगेशन ऑफ पावर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंतर्गत जो भी पावर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको किसको डेलीगेट कर सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स वगैरह उनको कर सकते हैं। लेकिन कौन सी पावर्स हैं जिनका डेलीगेशन नहीं होगा, तो 41 में जो छूट देने की पावर है उसका नहीं होगा, है ना, एग्जैम्प्ट करने की जो पावर है, और इसमें आ जाता है रूल मेकिंग पावर, इनका डेलीगेशन नहीं होगा। ओके, ये 44 में रूल मेकिंग पावर किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, ये अपना चैप्टर 6 कंप्लीट है। अब सेक्शन 25 देखेंगे, जिसमें है ना जनरल पनिशमेंट दी है। ठीक है, ऑफेंस और पनिशमेंट हम एक टेबल के थ्रू इसको फटाफट समझ लेंगे। यहाँ पर मैंने सेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ ऑफेंस है और यहाँ पर उनकी पनिशमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसेक्शन फर्स्ट, इसमें टोटल 9 सबसेक्शन दिए हुए हैं। सबसेक्शन फर्स्ट में क्या बोलता है, 5, 6 और 11। 5 में आ जाएगा आर्म्स और फायर आर्म्स को आप मैन्युफैक्चर करते हो, सेल करते हो। 6 में आ जाता है गन के जो नाल हैं उनको छोटा बड़ा करने के लिए, असली को नकली को असली में बदलने वाला। 11 में आ जाता है कि जो आर्म्स हैं उनका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट करने के लिए। ठीक है, प्रोहिबिशन जो दिया है, प्रोहिबिट कर दिए, फिर आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो क्या पनिशमेंट होगी, तो 7 ईयर से कम का नहीं होगा, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकेगा प्लस फाइन में। फिर आता है 1A जो कि 1988 में ऐड हुआ है। इसमें बोला हुआ है कि कोई भी पर्सन जो आर्म्स और एम्यूनिशन है सेक्शन 7 में जो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, एक्विजिशन कर रहे हो या फिर उनको कैरी कर रहे हो या पोजीशन में रख रहे हो, तो क्या पनिशमेंट होगी, 7 ईयर से कम का नहीं होगा, जो कि 14 ईयर्स तक हो सकेगा और प्लस फाइन है। फिर आता है 1 का AA 2019 में ऐड हुआ है ये। इसमें बोला है 7, ये मैंने जब हम सेक्शन 7 पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी बताया था, सेक्शन 7 की है ना 2 पार्ट में इसकी पनिशमेंट दी हुई है ना।
तो सेक्शन 7 में बोला है कि आप मैन्युफैक्चर करते हो प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशन को, या फिर सेल करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो पनिशमेंट होगी 7 ईयर से कम का नहीं होगा, जो कि 10 ईयर तक हो सकेगा प्लस फाइन। फिर आता है 1 का भी, ये कब ऐड हुआ है? 2019 में ऐड हुआ है। इसमें बोला है कि पुलिस ऑफिसर है, उनसे आप है ना आर्म्स एम्यूनिशन है, फायर आर्म्स हैं, आप छीन रहे हो, फोर्स का यूज़ करके, बल का यूज़ करके आप उनसे ले रहे हो, तो 10 साल से कम का नहीं होगा, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकेगा प्लस फाइन। ठीक है। फिर आता है 1 के AAA, ये है ना 1988 में ऐड हुआ है। ठीक है। जो कि 24A 24B को, 24A 24B कब वो ऐड हुए हैं? तो 1983 में ऐड हुए हैं ये। ओके। तो जो एरिया है आपका डिस्टर्ब एरिया है, उसमें आप पोजीशन रख रहे हो या फिर आप कैरी या पोजीशन कर रहे हो, तो 3 साल से कम का नहीं होगा, जो कि 7 साल तक प्लस फाइन। फिर आता है 1988 में ऐड हुआ है 1 का B, 3, 4, 8 का 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जो 10 में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, 21 में वो डिपॉजिट करने के बारे में बोला है, 12 में आता परिवहन, और 44 में रूल मेकिंग पावर है ना। अगर आप इन सब के अंदर अगर ऑफेंस कर रहे हो तो 2 साल से कम का नहीं होगा, जो कि 5 साल तक हो सकेगा, प्लस फाइन दिया हुआ है। फिर आता है 1985 में ऐड हुआ 1 का C, डिस्टर्ब एरिया है, अगर आप उसमें कोई भी ऑफेंस करते हो तो 3 साल से कम का नहीं होगा, जो कि 7 साल तक हो सकेगा, प्लस फाइन है। फिर आता है सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में बोलता है 9 का जो सबसेक्शन फर्स्ट है उसका क्लोज A, उसका खंड A में, ये है ना एज वाला है, पता है, ये एज वाला है, वो तरुण व्यक्ति वाला। ठीक है। आप उसमें है ना पोजीशन कर रहे हो, कैरी रख रहे हो, वर्जन कर रहे हो, तो उसमें आ जाते 1 साल से कम का नहीं होगा, है ना। नहीं, इसमें है ना एक ही है, मिनिमम मैक्सिमम एक ही पनिशमेंट दी हुई है, तो 1 साल तक की हो सकेगी, फाइन और बोथ दिया हुआ है। फिर है ना सबसेक्शन 3 में बोला है कि 5 के 2 का A, 5 के 2 में क्या दिया है? 5 के 2 में के में भाई मैन्युफैक्चर सेल से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, या फिर 8 का 2 है ना, आप सेल करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो 6 महीने से कम का नहीं होगा। नहीं, इसमें में भी एक ही है, मैक्सिमम ही है इसमें भी, और ये 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, 5,000 और बोथ। फिर आ जाता है कि 4 का आ जाएगा, सबसेक्शन 4 में दिया है कि 7 का 1 और 10 में आप असफल होती है, मतलब कि आपको बोल देते हैं ना कि परिधित करो, 17 के 1 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी बोल देती है कि भाई आप लाके हम जो लाइसेंस है हमारे हमें परिधित कर दो, आप असफल रहते हो, तो उसमें आ जाएगा ये 6 मंथ से कम 6 मंथ का हो सकेगा, फाइन 5,000 प्लस बोथ है। 5 में आ जाएगा सबसेक्शन 5 में कि 19 में आप नेम और एड्रेस आप फेल हो जाते हो बताने में, या फिर आप गलत बताते हो, तो 6 महीने तक का कारावास हो सकेगा, 2,000 रुपये जुर्माना और बोथ। फिर सबसेक्शन 6 में दिया संगठित अपराध संघ का, संगठित अपराध जो कि न्यू ऐड हुआ है BNS में, चैप्टर 2 में, मतलब संगठित अपराध 1111 में नहीं, तो संगठित अपराध संघ का जो सदस्य है, मेंबर है, वो चैप्टर 2 में, मतलब 3 से लेके 12 तक के जो ऑफेंस हैं उनमें कोई ऑफेंस करेगा तो 10 साल से कम की नहीं होगी सज़ा, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकेगी, और प्लस फाइन। फिर सबसेक्शन 7 में आता है संगठित अपराध, संघ द्वारा, उनके द्वारा किया जा रहा है या फिर वो खुद उनकी ओर से किया जा रहा है, कौन सा ऑफेंस? 5, 6 और 11 के अंदर, तो 10 ईयर से कम का नहीं होगा, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकेगा, प्लस फाइन। फिर 8 में दिया है 3, 5, 6, 7 और 11 में जो आर्म्स है, एम्यूनिशन है, उनका अवैध व्यापार करते हो आप, तो 10 साल से कम का नहीं होगा, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकेगा, प्लस फाइन। अब इसका एक और क्लॉज है, ये 9, उतावलेपन या उपेक्षा से आप क्या करते हो? अनुष्ठानिक गोल में आप कुछ भी डिस्टर्ब करते हो, मतलब कि जो कि लोगों का ग्रुप वगैरह है वो भजन पूजन में लगा हुआ है, रैलियाँ वगैरह निकालते हैं, आप उसमें करते हो ऐसा कुछ, है ना, तो फिर आ जाएगा 2 साल से 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, 1 लाख जुर्माना और बोथ दोनों हो सकते हैं। ये है ना एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ से देख लेना। फिर आता है कि सेक्शन 26 में ना स्पेशल टाइप की पनिशमेंट दी है, जनरल वहाँ थी कि आप इसका है ना गुप्त उल्लंघन करते हो तो क्या सजा होगी, तो ना ये सेक्शन के अकॉर्डिंग बाइफरकेट किया हुआ है, जैसे कि आप 3, 4, 10, 12 में गुप्त तरीके से करोगे तो 6 महीने से कम का नहीं होगा, 7 साल तक हो सकेगा, प्लस फाइन। अगर आप 5, 6, 7, 11 में करोगे तो 5 साल से कम का नहीं होगा, जो 10 साल तक हो सकेगा, प्लस फाइन। और अगर आप 22 में करोगे तो 10 साल और प्लस फाइन होगी। ठीक है।
फिर आता है 27 में आता है अयुद्धों का उपयोग करने के लिए। इसमें भी है सेक्शन 5 में करोगे तो 3 साल से कम की नहीं होगी जो 5 साल तक हो सकेगी प्लस फाइन। सेक्शन 7 में करोगे तो 7 साल से कम की नहीं होगी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकेगी प्लस फाइन। और अगर सेक्शन 7 में डेथ हो जाती है ना, प्रोहिबिटेड आर्म्स और एम्यूनिशन दिया है ना, प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन दिया, ठीक है, तो फिर क्या पनिशमेंट होगी, डेथ पेनल्टी आपको मिलेगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और प्लस फाइन। फिर 28 में आ जाता है अग्नायुद्ध और नकली अग्नायुद्ध का उपयोग या कब्जा करते हो आप, है ना, उन पे, तो 7 ईयर प्लस फाइन आ जाएगा। 29 में दिया अनुज्ञाप्ति रहित पर्सन से लाइसेंस विदाउट, जैसे कि अनुज्ञाप्ति जिसके पास लाइसेंस नहीं है, विदाउट लाइसेंस है ना, और जिसके पास लाइसेंस है, जैसे मान लो मेरे पास लाइसेंस है और आपके पास लाइसेंस नहीं है और मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ कोई भी फायर आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह, तो पनिशमेंट क्या होगी मुझे, क्योंकि अगर मैं डिलीवर कर रही हूँ सामने वाले पर्सन को तो उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए तभी मैं डिलीवर कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 3 ईयर और या फिर फाइन और बोथ। फिर आता है अनुज्ञप्ति निगम के उल्लंघन के लिए नियम, जो क्या नाम से लाइसेंस मिला हुआ उसका जो रूल्स है, अगर आप उसमें उल्लंघन करते हो तो फिर क्या आ जाएगा, मतलब अगर आप लाइसेंस से होल्ड कर रहे हो ना तो उसके कुछ रूल्स हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ेंगे। अगर नहीं करते हो तो 30 में आपको पनिशमेंट मिलेगी, 6 महीने का कारावास, 2000 रुपये जुर्माना और दोनों। फिर 31 में दिया हुआ है कि सब्सिक्वेंट ऑफेंस कर रहे हो, पश्चातवर्ती अपराध कर रहे हो तो आपको डबल पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। 32 में आ जाता है अधिहरण की शक्ति, कि मतलब कि संपरण भी हो सकता है आपके पास जो भी मतलब ये पनिशमेंट तो आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपके पास जो भी आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह जो भी आपके पास चीज़ें मिल रही ना उसको भी अधिहरण हो सकता है। कौन कर सकता है, तो वही कोर्ट का ही है ना, ये डिस्क्रिशनरी पावर होगा, विवेक पूर्ण शक्ति होगी उसकी, सेम कोर्ट जो आपको कन्विक्ट कर रहा है कि वो पार्टली और होली जो आपका व्हीकल है ना, जो भी व्हीकल वगैरह है और भी अदर चीज़ें हैं तो उसको वो अधिहरण कर लेगा, ओके। फिर आता है ऑफेंस बाय 33 में दिया हुआ है ऑफेंस बाय कंपनी, तो जो कंपनी द्वारा ऑफेंस किया जाता है तो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं कि कंपनी खुद भी लाइबल होती है, उसके बाद उसके साथ साथ जो कि इंचार्ज होता है ना, उसके काम के लिए डायरेक्टर होता है उसका, ऑफिसर वगैरह वो सब होंगे। अगर वो ये प्रूफ कर देते हैं कि उन्हें नॉलेज नहीं था या फिर उन्होंने उसको रोकने के लिए, ऑफेंस रोकने के लिए सारे जितने उनके पास साधन थे सबका उपयोग करा था बट फिर भी वो नहीं रोक पाए, तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है। और फिर उसके बाद आता है कि अगर ये नेग्लिजेंट थे, उपेक्षा इन्होंने बरती है या फिर इनको जानकारी भी थी या फिर इनकी कंसेंट से हुआ, मौनकुलता से हुआ, साइलेंट में इन्होंने मतलब उसके लिए हाँ कर दिया है, तो इनकी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। फिर उसके एक्सप्लेनेशन में आ जाता है कि फार्म का जो पार्टनर है वो भी इसमें निर्देशक में आ जाएगा, है ना, कंपनी में आ जाएगा, कि जो संगम है निकाय वगैरह वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर कुछ केस लॉज देख लो यहाँ पर आप। ये है ना एक केस था जिसमें बोला कि आर्म्स रखने का संवैधानिक राइट होगा आपको, है ना, राइट है। ये 1993 का है, गणेश चंद्र भट्ट वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा का केस है, 1993 का, सुप्रीम कोर्ट का ही है, ठीक है, जिसमें बोला था कि ये संवैधानिक राइट है कि आर्म्स आप रख सकते हो, आपकी प्रोटेक्शन के लिए रख सकते हो आप, है ना। तो लेकिन इसको ओवर रूल्ड किया था कौन से, किसने, स्टेट ऑफ यूपी का है वर्सेस मणिपाल का केस है 2014 का, जिसमें बोला था कि फायर आर्म्स रखने का आपको कोई राइट नहीं है, और ये किसकी बेंच थी, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ की। संजय दत्त का केस है जिसमें है ना पोजीशन, और अगर पोजीशन प्रूफ हो जाती है तो मान लिया जाएगा कि हाँ मतलब ऑफेंस के लिए आप लाइबल माने जाते थे, बट अब बोला कि सिर्फ पोजीशन प्रूफ होना ही ज़रूरी नहीं है जब तक कि आपको उसकी एग्जिस्टेंस, उसके नेचर के बारे में नॉलेज ही ना हो सकता है बाई चांस कोई और आपके उसमें छोड़ के चला गया है, आपको नहीं पता उसके बारे में कुछ भी, तो वो सब, ठीक है। तो ये एक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सेक्शन 7 कहाँ पर है इसका, तो सेक्शन, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप प्लीज़
जो भी इस लेक्चर को देखें प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा है और जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या फिर नहीं हैं। अगर आप मुझे ऐसे कमेंट करेंगे कि ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हैं या फिर आपको अच्छा लगा, तो मैं सारे एक्ट का जितने भी हैं मेजर माइनर सबके ऐसे ही नोट्स के साथ आपको लेक्चर डालूँगी यूट्यूब पे। और जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप प्लीज़ बताइए आपको कैसा लगा लेक्चर, तो जिससे कि मैं और आगे बनाने के लिए, क्योंकि इसमें भी मेहनत लगती है बनाने में, तो इसमें मुझे थोड़ा मैं इंस्पायर हूँ तो मैं और बनाऊँ कि अगर आपके द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है तो। ठीक है, थैंक यू।